बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से ही हूँ, लेकिन नहीं भी हूँ क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे, तो दिन में काम होता है और शाम से लेके सुबह तक दिमाग की दही निकलती है। तो मैं सोच रही थी कि ये जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो बच्चों की कितनी व्यूअर्स रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे बिल्कुल भी कोई स्केड्यूल नहीं फॉलो करते और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हाय बच्चे पूरा साल स्कूल जाते हैं, गर्मी की छुट्टियां ही तो होती हैं, वहाँ पे ही तो एंजॉय करते हैं। सो पेरेंट्स भी यही कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो एंटरटेनमेंट का टाइम हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यूअर्स एंटरटेनमेंट भी किसी तरतीब, किसी स्केड्यूल, किसी रूटीन से बनना चाहिए। अब इंसान अगर एंटरटेनमेंट की बात करे, हल्ले गुल्ले की बात करे, तो बच्चे अगर सारा दिन हल्ला गुल्ला ही करते रहेंगे और मतलब अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे जैसे कि हाई शुगर वाली चीज़ें, तो फिर आपको भी पता है कि बच्चे हाइपर भी होंगे और फिर आप रात को तंग होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ नूरबानो का ही। हुआ ये कि परसों नूर बानो जो हैं वो सारा दिन जो है ना उछल कूद इधर उधर, मतलब वो बहुत ही परसों एक हैवी डे था। मतलब सुबह उसकी रोबोटिक्स की क्लास थी हसन के साथ, उसके बाद फिर शी हैड टू गो टू उसके बाद क्या था, रोबोटिक्स के बाद डांस क्लास थी। डांस क्लास के बाद वो अब माइकल जैक्सन की तरह डांस करना सीख रहे हैं हसन और नूर, ये इनका नया शौक़ है। तो मैंने कहा चलो समर में एक क्लास हो जाएगी, अच्छी बात है। डांस भी एक बड़ी अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा, फिर उससे नूर का जिमनास्टिक्स भी था, उसने स्विमिंग भी की। तो इतनी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी, उसके बाद रात को जो नूर की टांगों में दर्द शुरू हुई, सारी रात वो बच्ची नहीं सोई। कोई सुबह के 3:30-4 बजे तक मैं उसकी टांगें ही दबाती रही। और बाद में ये पता चला कि वो जिधर भी मतलब स्विमिंग के लिए अपने दोस्त अपने फ्रेंड शाहजैन के घर गई थी, फिर उसके अलावा इधर तो जिधर भी गई वहाँ पे फास्ट फूड और चीनी से भरी हुई चीज़ें खाती रही, चॉकलेटें, कैंडी। अब वो भी मेरी तरह चटखोरी सी है तो उसको शौक़ है खाने पीने का, सो वो भी हुआ। अच्छा, तो वो सारी रात डिस्टर्ब गुजरी। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, कल सारा दिन नूर चिड़चिड़ी थी, उसका मूड भी ऑफ था और हर बात पे रो रही थी। और वही वाली बात थी कि बच्ची थी ओवर टायर्ड। तो आई अंडरस्टैंड कि हम सब की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी ही मिस्टेक से इसलिए बात का आगाज़ करी व्यूअर्स कि या तो लोग अपने बच्चों को बिल्कुल ही फारिग छोड़ देते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, या फिर इतने ज़्यादा स्केड्यूल्स बना लेते हैं कि बच्चों से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अफसोस कि मेरा 9 साल का बच्चा हसन, उसको इतनी मोटी थद्दी मिली है हॉलीडे होमवर्क की, इतनी मोटी थद्दी मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी बड़ी, वो जो नॉर्मल एक वो जिस तरह फोल्डर टाइप उन्होंने बनाया होता है बाइंड करके, इतनी मोटी, उसमें कम से कम कोई 400-500 पेजेस है, 500 पेजेस की वो एक बनी हुई है वर्कबुक टाइप। उसके अलावा एक लिस्ट आई है किताबों की जो हसन ने पढ़नी और पता नहीं क्या क्या। मैंने दिल में सोचा कि यार गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए, इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क। तो फिर फाइनली यही डिसाइड किया कि भाई एक स्केड्यूल बना लेते हैं बच्चों के लिए, एक रूटीन बना लेते हैं। तो फिर वो स्केड्यूल क्या बनाया कि भाई बच्चे जो हैं वो सुबह हसन और नूर, क्योंकि मैं हमेशा आपको यहाँ पे बैठ के कहती हूँ कि जी AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये इन चीज़ों का अब ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो बच्चों को राइट तरीके से, सही तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखा दे तो शायद वो उसका बेतुका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हर वक्त बच्चे डिवाइसेस पे बैठ के रीलें और नॉनसेंस देख रहे होते हैं जो उनके देखने वाली भी नहीं होती, 1000 गुना उससे बेहतर है कि बच्चे किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। खैर, मैं हर चीज़ जो बता रही हूँ उसके साथ साथ आपको रीज़न भी बता रही हूँ। तो और एट द सेम टाइम हसन और नूर में 4 साल का एज डिफरेंस है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो, क्लोज हो एक दूसरे के। तो उसके लिए मैंने सोचा कि बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि ये क्लास बच्चे साथ लें। फिर मैंने कहा चलो ये एक पढ़ाई लिखाई की क्लास हो गई, एक नई स्किल, एक नई चीज़ सीखने की। लास्ट ईयर भी हसन रोबोटिक्स में था, नूर नहीं थी, उस वक्त छोटी थी। इस साल उन्होंने उसको अलाउ कर दिया तो वो भी जा रही है। तो एक तो ये उनकी होती है 11 से 1 बजे क्लास। फिर उसके अलावा बच्चों के लिए मैंने सोचा कि यार नूर बानो सारा साल जिमनास्टिक्स करती है, हम जिमनास्टिक्स भी गर्मियों में कंटिन्यू करेंगे। हसन के लिए क्या किया, हसन फुटबॉल खेलते हैं, उनका भी फुटबॉल, तो ये इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई। फिर उसमें मैं एक ऐड करना चाहती थी फ़िज़िकल एक्टिविटी। उसके पीछे क्या रीज़न था, देखें जब स्कूल में बच्चे होते हैं ना तो भाग दौड़ उछल कूद, जब घर में होते हैं तो आपको भी पता है कि खेल कूद होती है बट उस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, मुझे एटलीस्ट लगता था। तो मैंने हसन और नूर दोनों को, उनको डांस का भी शौक था, बार बार कहते थे मामा वी वांट टू लर्न हाउ टू डांस लाइक माइकल जैक्सन। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, तो उनको मैंने उस क्लास में डाल दिया।
अब दोनों बच्चों की दोनों बच्चों की एक साथ 2 क्लासेस हो गई, राइट? उसके अलावा हसन का फुटबॉल है, नूर का जिम्नास्टिक्स है। अब ये बच्चों की स्केड्यूल का हिस्सा हो गया। 11 से 1 बजे इन लोगों की ये क्लास होती है जो रोबोटिक्स की होती है। फिर उसके बाद मतलब क्योंकि घर के करीब ही है, घर आते हैं लंच वगैरह करके, फिर 2 बजे इनकी क्लास होती है, 2 से 4, 2 दफ़ा हफ्ते में डांस की। शाम को हसन 6 बजे फुटबॉल उनका शुरू हो जाता है और नूर बानो का जिम्नास्टिक्स 3 से 4 बजे होता है। वो मतलब ऑल्टरनेट करते हैं हम डांस के बीच में। तो बच्चों की अब एक स्केड्यूल बन गया। उसके अलावा हर रोज़ 45 मिनट्स टू 1 आवर, अभी बच्चे छोटे, 45 मिनट्स टू 1 आवर यानी कि 1 घंटे का टाइम जो 2 स्लॉट्स में हम कर देते हैं, आधा घंटा और आधा घंटा, ताकि एक ही टाइम पे बच्चे बैठ के इरिटेट, और वो अपना हॉलीडे होमवर्क करते हैं। खुद बैठ के दोनों बच्चे डाइनिंग टेबल पे अपना काम करते हैं, और जब अगर कहीं मसला होता है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो मुझसे पूछ लिया, बाबा को से पूछ लिया, वीडियो कॉल करके खाला मामा से पूछ लिया। तो ये अब हमने बच्चों की रूटीन बनाई है। और ऑब्वियसली गर्मी होती है, 100 और मामलात होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लेते हैं। जब हमारे घर में पूल नहीं था तो तब हमने वो प्लास्टिक वाला जो एक पूल मिल जाता है, वो एक प्लास्टिक का पूल आप गर्मियों के शुरू में ख़रीद लें। हम तो लिटरली एक पूल ख़रीदते थे, उसको बड़े तरीके से साफ़ सूफ करके सर्दियों में रखते थे। अगले साल भी 2-2, 3-3 साल हमने पूल इस तरह के यूज़ किए हैं, प्लास्टिक वाले, जो लिटरली 8,000 10,000 के ख़रीद के फिर पूरी गर्मियाँ उसमें निकल जाती थी। बच्चों के दोस्त भी आते थे तो उसी में स्विमिंग करते थे। तो व्यूअर्स, मैंने तो हमज़ा की तब भी रूटीन बनाई जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और अफोर्ड नहीं करती थी, तब घरों के अंदर एक्टिविटीज़ क्रिएट की। अब जहाँ पे अफोर्ड करती हूँ, और इसके साथ साथ हमज़ा क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में आए हुए हैं, तो हर रोज़ कोई एक एक्टिविटी भैया ने साथ करनी है, चाहे वो बच्चों के साथ मोनोपोली खेलें, बोर्ड गेम या स्क्रैबल खेलें, इससे दूर। और वही वाली रूटीन कि भाई 6 से 8 बजे के दौरान 1 घंटा आप टीवी देख सकते हैं, और अगर आपने अपनी कोई वीडियो गेम या कोई चीज़ खेलनी है तो वो आप उसी के अंदर अपने टाइम को कवर करेंगे। सो व्यूअर्स, इन 2 बच्चों की तो मैंने ऐसे रूटीन बनाई है। पहले हमज़ा की भी ऐसी ही रूटीन बनती थी, बट ऑब्वियसली जब 2 बच्चे हों सिमिलर एज ग्रुप के, अकेले बच्चे को हैंडल करना एक मुख्तलिफ तरीका होता है, 2-3 सालों साथ तो वो डिफरेंट चीज़ होती है। अब इसी के साथ साथ हमज़ा भी आए हुए हैं, तो उनकी इंटर्नशिप चल रही है। वो एक क्रिमिनल लॉयर के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। वो अपने बाबा की तरह, फैसल की तरह वकील बनना चाहते हैं, तो वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो सुबह माँ बेटा हम दोनों जो है फजर के वक्त जाग के दोनों नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं 6 बजे से लेके 7-7:15 तक। मैं सच्ची बात है 6 बजे स्टार्ट कर देती हूँ एक्सरसाइज। हमज़ा ज़रा लेट ज्वाइन करते हैं, उसको उठने में ज़रा टाइम लगता है, तो उसके साथ एक्सरसाइज करके फिर सुबह हम दोनों माँ बेटा साथ निकलते हैं। मैं इधर ऑफिस आ जाती हूँ, हमज़ा जो है वो अपने इंटर्नशिप पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो शाम को घर आते हैं, हम सब मिलके खाना खाते हैं। तो व्यूअर्स, रूटीन हर बंदे के लिए ज़रूरी है, लेकिन समर हॉलीडेज़ में जहाँ पे बच्चों की रूटीन चेंज हुई हुई होती है, डिस्टर्ब हुई हुई होती है, वहाँ पे और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स एक रूटीन बनाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चे बिजी रहें, इसलिए भी क्योंकि हम लोगों ने भी तो अपनी ज़िंदगियाँ जीनी है, नौकरियां भी करनी है, 100 और काम करने हैं। अगर कोई रूटीन, कोई स्केड्यूल नहीं होगा तो घर के काम कैसे होंगे, बच्चों के भी काम नहीं मैनेज हो पाएंगे। और नींद, गर्मियों में अक्सर हम लोग जब छोटे होते थे तो हम सबके कद निकलते थे गर्मियों में। क्यों? क्योंकि नींद भी प्रॉपर तरीके से गर्मियों में पूरी होती थी। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं सुबह के 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक जागे हुए हैं, और फिर जब वो सोते हैं तो दोपहर के 1-2 बजे तक सो रहे हैं। हाँ, नींद पूरी हो रही है लेकिन गलत टाइम पे हो रही है। रात को 12 से सुबह के 3 बजे तक, यानी कि ये 3 घंटे की विंडो होती है जब आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर भी करते हैं। जैसे हम लोगों के एज ग्रुप में हमारी बॉडी रिपेयर, और बच्चों के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। आजकल लोग अपने बच्चों को गोलियां दवाइयां दे रहे हैं अपना कद बढ़ाने के लिए, ये नहीं रियलाइज करते कि वो जो दवाई आप दे रहे हैं वो तो वैसे ही रात को 12 से 3 बजे तक सुबह की रिलीज हो रही होती है, लेकिन आप बच्चों को सुलाते हैं रात के 12 बजे। अब वो रिलीज होती है डीप स्लीप में, यानी कि आपके घर में बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 9 बजे सो जाना चाहिए। 8:30 बजे तक बिस्तरे में बच्चों को लिटाएं, उस बेड में लेट के दुआएं शुआएं जो भी आप लोगों की रूटीन है। हम लोग रात को आयतल कुर्सी कुल वगैरह पढ़ के, बच्चे उनकी एक वो प्रैक्टिस भी हो जाती है बच्चों की, वो करके फिर बच्चे उसके बाद उन्होंने कोई अपनी किताब पढ़नी है, कुछ करना है 15-20 मिनट, एंड देन वो खुद ही सो जाते हैं, या उनको कहानी सुना दी। सो व्यूअर्स, रूटीन्स एंड स्केड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट। मुझे उस दिन मेरी एक दोस्त कह रही थी, तुम तो पूरी मिलिट्री ऑफिसर हो। मैंने कहा क्यों?
कहते हैं, बड़ी पर्टिकुलर ये जिस तरह आर्मी में होता है कि इतने बजे उठना है, इतने बड़े एक्सरसाइज करनी है वो। मैंने कहा तो इसीलिए वो लोग इतने कामयाब हैं और हमारे मुल्क का दिफा इतनी खूबसूरती से करते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन से चलते हैं, स्केड्यूल से चलते हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और हमारे बच्चे समर हॉलीडेज़ के बाद हाइट भी उनकी निकले, उनकी सेहत भी बेहतर हो, बाकी सब चीज़ें भी हो, खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से समर हॉलीडेज़ में हम अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है शेफ नूर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई समर हॉलीडेज़ की बात हो रही है, राइट? हाँ जी, और समर हॉलीडेज़ में देखें सबकी रूटीन बदल जाती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये नहीं लोग रियलाइज़ करते कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, आपके हस्बैंड हैं, अगर बच्चों की रूटीन चेंज हो रही है तो हमने तो फिर भी उसी तरह काम करना है। बिल्कुल, आपने तो फिर भी मॉर्निंग शो पे आना है। अगर आपकी बच्ची छोटी एज की होती और वो सारी रात आपको जगाती तो सुबह आपने क्या को उठना था और क्या को आपने काम करना था। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब वो स्कूल गोइंग थी तो हम लोग उसको 9 o'clock सुला देते होते थे। अब ज़ाहिर ताकि है माशाल्लाह अपनी जात को भी तो कोई टाइम मिले ना, मियाँ बीवी जी। घंटा साथ बात कर ले, कोई सुख दुख कर ले। अब ये है कि अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है, अब इसके एग्जाम्स हैं, अच्छे से छुट्टियाँ उसको हैं और वो अब लेट सोती है। तो यही कह रहे थे हम लोग कि भी लेट सोना फिर लेट उठना, आप अपनी तैयारी करें पेपर्स की। क्या एज है अब आपकी बेटी की? मेरी बेटी 21 की हो जाएगी अब अक्टूबर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर से उसको 21 का करे और उसे कंप्लीट एडल्ट बना दे। 21 पे आपको होता है आप सारी जिम्मेदारियां आपकी हो जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो देखें, इवन अपनी 20 इयर्स की बेटी जो अभी 20 की है, इंशाल्लाह 21 की होगी, 20 साल की बेटी की भी स्केड्यूल को सीधा करने की कोशिश कर रही हैं शेफ नूर। तो व्यूअर्स ये मत सोचे कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, उनको स्केड्यूल ठीक करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप ही रहते हैं, बच्चा चाहे 80 साल का क्यों ना हो जाए, बिल्कुल। और उनको सही राह पे लेके आना डिसिप्लिन और फोकस से हमारा फर्ज बनता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे शेफ नूर, किचन में आप क्या बना रही हैं ये भी जानेंगे, और आप समर हॉलीडेज में अपनी बेटी को कैसे मसरूफ करती थी, कौन सी स्किल सिखाती थी, क्योंकि आप तो टिक के किसी को बैठने नहीं देती तो बेटी को भी नहीं बैठने देती होंगी। इवन तो बाप की वो लाडली है, लेकिन काबू में वो आपके ही है। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम शेफ नूर से जानेंगे कि वो क्या स्केड्यूल्स और रूटीन्स बनाती थी। मैं भी कुछ टिप्स शेयर करूंगी। कॉलर्स आप भी कॉल करके अपनी हमारे साथ चीज़ें शेयर करें कि आपके पास क्या आइडियाज़ है। और आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अफोर्डिंग लोग क्या करें, जो लोग नहीं अफोर्ड करते समर स्कूल, समर कैंप्स वगैरह, तो घरों में क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स मैं उस फेज से भी गुजरी हूँ जहाँ पे मैं कोर्सेज और ये वाली चीज़ें इस तरह के बच्चों को कराना नहीं अफोर्ड करती थी। गर्मियों में हमजा मेरे साथ ही शूट्स पे, सेट्स पे जाते थे, लेकिन वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ क्रिएट, कोई ना कोई सिचुएशन करती थी कि ये वेला ना बैठे, स्क्रीन्स ना देखें। तो दोनों अब अफोर्ड करती हूँ तो उनको समर स्कूल, समर कैंप्स में भी डालती हूँ अपने दोनों छोटों को। तो दोनों चीज़ें क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे आगे जाके अपने प्रोग्राम में। अभी ब्रेक के बाद किचन में मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज यूजुअल शेफ नूर को किचन में भसूड़ी पड़ी हुई है। क्या मसला है आपको? ये डोई पकड़ के क्यों धमकियां दे रही हैं टीम के लोगों को? करे ना ऑनर। अच्छा यहाँ पे खड़े होके ना, जब कैमरा इस तरफ नहीं होता तो ये कर रही हैं। अच्छा ऑनर आती है तो कहती है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? शर्म करें, बड़ी बुरी बात है शेफ नूर। प्याज साड़ दिए आपने मेरे। बताए ना क्या इशारे कर रही थी? नहीं आप मुझे बताएं क्या इशारे कर रही थी? नहीं मैं इनको टाइम का कह रही थी कि टाइम हो गया। हाँ, ये हमने साबुत गरम तो अगर हम ऑन एयर आ रहे हैं तो टाइम हो ही गया होगा ना जान। अच्छा ये कुकर जो है ना, इसको कुछ करें, ये शोर बंद ये बड़ा शोर कर रहा है, ये बड़ा बदतमीज सा है, ये हमारे टीम के कुछ लोगों की तरह है। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला। नहीं मैं कर क्या रही हूँ, बना क्या रही हूँ? प्याज को हम कर रहे हैं ब्राउन। हम बना रहे हैं जी कश्मीरी दाल चावल। शेफ नूर को ना बेसिकली एक्साइटमेंट ये होती है कि जो सारे काम वो अपनी बेटी से नहीं करवा पाती वो अपनी इस दोस्त से करा लेती हैं। बेटी तो खड़ी नहीं होती इनके किचन में। सही कह रही हैं, तो इस बिल्कुल वजह सही से कह रही हैं। मैं आती हूँ किचन, कहते हैं ये लो। वो और बात है कि ये देखें अभी से प्याज की, कच्चे प्याज की मेरे हाथ में स्मेल आ रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो तो बिल्कुल किचन में नहीं आती। और मेरे शौहर को शदीद चिड़ है प्याज और लहसुन की स्मेल की हाथों से। और मुझे यही कहते हैं कि जो एक हफ्ता मॉर्निंग शो लाइव होता है ना उस वक्त दूसरे कमरे में सोया करो, क्योंकि मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं वो बॉडी से स्मेल आती है। हम लाइक फैसल मैं क्या करूं, तेजाब से ना हो।
सही है। मैं तो सुबह वाकई प्याज और लहसुन अदरक करके ना फिर एक दफ़ा जाती हूँ वॉशरूम से। हाँ, लेकिन आपको तो बनाते हुए तो होता ही है। अच्छा, ये बताइए कि अब इसको करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या आपने लेना ये डालना है। अदरक लहसुन के आप ही डालें। नहीं, मैं कल अच्छा, से ठीक है, परसों ठीक से है। मेरे हाथ से स्मेल नहीं निकली अदरक लहसुन की। ठीक है, ठीक है। यार अगर एक बताएं बात, आपका तो इतना काम है ऑल द टाइम, आपसे तो कभी स्मेल नहीं आती। अगर प्याज या लहसुन की स्मेल हाथों में आ जाए जी, फिर क्या करना है हमने? मैं तो ना क्या करती हूँ, लेमन अक्सर उसके ना छिलके पड़े होते हैं या नहीं भी है तो एक लेमन लेके ना उसको मैं जूस निकाल के और हाथों पे ना उसमें वो जरा सी शुगर डालती हूँ, शक्कर पकड़ के और स्क्रब उसमें टाइप बना हाँ ले। हाँ नहीं, बट निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती नहीं, है। कंफर्म बात करें। सही बात है, आप जरा सूंघ के देखिएगा तो आपको अभी अभी आप एक्सपेरिमेंट कर लें। नींबू में काम दे बाद दिस इज माय निमोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और आप करेंगे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, लेमन की आएगी फिर आपके हाथों में से। और अगर आई तो फिर तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑन एयर होंगी तो मैं ठीक आपको है। 3 नींबू ठीक है। ऑन एयर खिलाऊंगी, ठीक है, छिलका समेत। ठीक है। डन। वैसे दैट्स वेरी गुड फॉर यू, विटामिन सी की बड़ी अच्छी सोर्स है। हाँ, लेकिन ये नहीं आती हो। तो मैं भी ये ट्राई करूँ। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि अगर ऑयल हाथों पे लगा के ना आप चीजें वगैरह करें और उसके बाद वॉश कर लें। नहीं, वो नहीं प्याज वो उसके लिए होता है, सब्ज़ मिर्च के लिए। सब्ज़ मिर्च हाँ के जी। लिए, जब मिर्च बहुत तेज हो। जी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेप्स बताएं मुझे। बस अब थोड़ा सा हल्का सा और सौते करके चिकन डाल देंगे। ठीक, अभी टमाटर नहीं डलेगा? नहीं, अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि आप इंग्रेडिएंट शेयर कर लें। ठीक है। तो ये पानी आपने क्यों डाला था? मैंने कहा ये लहसुन हमारा ज़ाया ना हो ना, तो डालें? इसमें डालेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा हो जाए। थोड़ा सा हो जाए उसके बाद ये डाल देंगे। हाँ जी। और फिर वो चिकन के चिकन पानी के साथ साथ ही ड्राई हो जाएगा फिर। जी, हम कश्मीरी दाल गोश्त जो है इसके लिए हम चने की दाल हमें चाहिए आधा किलो, चिकन हमें चाहिए 1 किलो। इसमें आप अगर बीफ और मटन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। हम चिकन यूज़ कर रहे हैं। ड्राई अचार मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदर चॉप, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटो प्यूरी 1 कप, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, दही आधा कप, कश्मीरी सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक जो है वो गार्निशिंग के लिए एक तड़का हमारा लगेगा, उसमें कड़ी पत्ता और प्याज और जो है हरी मिर्च और अदरक के साथ हम इसका तड़का लगाएंगे। जी, हमारा जो है ये प्याज को हमने सबसे पहले सौते किया। मैंने एक मशवरा देना है, जी 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 अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो। जी जी श्योर। मैंने एक एडवाइस देनी है भाई। कल हम लोगों ने ना किचन में किचन रोल यूज़ कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि ज़रा मुझे दिखाओ बेटा। हाँ, अब मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांड का क्या है, लेकिन जब किचन रोल लेते हैं ना व्यूअर्स, सिर्फ एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला लें जिसकी ये हालत ना हो जब आप उसको वो करने की कोशिश करें। कुछ किचन रोल्स होते हैं जो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते। हाँ जी। कुछ किचन रोल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, होल्ड कर जो लेते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखें, अब ये मैंने इस पे से पीस तोड़ने की कोशिश करूं तो उसका हाल देखें और इसको देखें। हम ये सोचते हैं कि जो सस्ती चीज़ है वो शायद क्वालिटी में इसलिए वो शायद हमें ज़्यादा देर पर रिजल्ट देगी, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस व्यूअर्स कि अगर एक चीज़ आपको बार बार फाड़ के, याद है कल हमारा आधा किचन रोल, कल परसों बल्कि पूरा हमारा ऑलमोस्ट किचन रोल एक ही सेशन में मुक गया। और मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो पता चला कि जी जो हम किचन रोल यूज़ कर रहे थे, तो जब किचन में अपने, और क्योंकि किचन रोल पे अक्सर लोग चीज़ें फ्राई करके डालते हैं उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसलिए ये बात कर रही हूँ। देखिए, मुझे किसी कंपनी किसी ब्रांड की ना तो दोस्ती है ना कोई गर्ज है। प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स हम करते ये हैं कि हम चीज ले लेते हैं सोच के कि वो ये तो सस्ती है, लेकिन वो एक्चुअली हमें ज्यादा महंगी कॉस्ट कर रही होती वो है। साथ चिपक जाता है जब आप अब फ्राई जो करके प्रॉपर चीज़ वाले लगाएं। होते हैं किचन रोल हाँ टाइप, जी। आप उसमें से 2 इतने से पीस के साथ अच्छा खासा अपना काम निकाल लेते हैं। बट या 2 पीस आपने रखे, उसके ऊपर आपने चीज ड्रेन की, आपका ऑयल मैनेज हो गया। बिल्कुल। वो आप 15 पीस भी रखेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इस वजह से चीजें किचन में स्पेशली देखें, खाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना किया नहीं करें, किया। और खाने से रिलेटेड अज्जा से। अच्छा जी, अब मैं इसका वो बता देती हूँ मेथड कि बताओ। हमने जो है पहले प्याज को हमने सौते किया, साबुत गरम मसाला पहले डालने या पहले ऑयल डाला और साबुत गरम मसाला डाला, बीच में उसको थोड़ा सा क्रैकर किया और उसके बाद आपने जो है वो बीच में डाल दिया प्याज को सौते किया, हल्का सा कलर चेंज होने लगा तो लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको सौते किया। जब उसका कलर चेंज हुआ तो हमने अपना चिकन डाल दिया। अब चिकन डाल के जो है हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। और ऑल्सो खुले हाँ जी। बर्तन में ना खाना बेहतर बनता है, बहुत मुझे अच्छा बनता है जी।
हम और जब छोटे छोटे बंद बंद बर्तनों में बनाते हैं ना तो वो जूसेस भी नहीं सही तरह सीले नोते चीज़ें नहीं सही तरह। अब ये चिकन फ्राई हो रहा है हमारा, जो ही कलर हमारा ये चेंज होना शुरू हो गया है, इसमें हम अपने मसाले डालेंगे और उसके बाद हल्का सा मसाले को 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे ताकि उसका ज़रा कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम अपने टमाटर प्यूरी और हम ये डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। अच्छा, ये प्यूरी बनेगी इसकी? जी, लेकिन ये वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँ मैं इसे? वो ग्राइंडर जो है ना उसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ग्राइंडर ने जवाब दे दिया काम करने से, तो हम इसको इसमें भी डाल। हाँ जी, इसमें हो जाएगा। तो उसके बाद इसको अच्छे तरीके से बुनाई करके थोड़ा पानी डाल के इसको गला लें। जब ये गल जाएगा तो इसको घोटने से ना इसको आपने चिकन को मैश कर लेना है, ठीक है? ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। और इसमें तो हड्डी भी है। हड्डियाँ निकल जाएंगी हमारी। अच्छा ओके ठीक है, हाँ ठीक है, जी, समझ आ गई। इसको हम इसके लिए यखनी इसलिए हड्डी वाला यूज़ करें कि इसकी जो यखनी है ना वो इसमें चले जाएगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, जैसे चिकन हलीम में भी अक्सर पूरी की पूरी हड्डी के साथ बना के फिर बाद में निकाल के जी उससे रिमूव कर, जैसे मैं चिकन के शामी कबाब बनाती हूँ तो मैं चिकन के 8 पीस करा लेती हूँ बड़े बड़े। ठीक है। तो वो उसकी जो उसके जूसेस होते हैं ना बोन्स के, उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर। आप मुझे अब मसाले डाल, अच्छा बताएं। हाँ जी, नमक डालें 2 चाय के चम्मच। ठीक है। हल्दी डाल दें 1 चाय का चम्मच। हल्दी, और हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च। हाँ जी, वो तो डलेगी काली मिर्च। नहीं बट वो मैं इसलिए बार बार क्योंकि हाँ हम जी, लोग ना वो एक्चुअली अपनी रेसिपी में इतना ही लिखते हैं जितना हाँ हम जी। ये देखिए इतनी सी बस काली हाँ मिर्च जी। डाल दी है ताकि उसके अंदर रिलीज हो जाए फ्लेवर। जी, एक जो है ये धनिया, ये धनिया नहीं, धनिया हाँ जी, धनिया 2 चम्मच डाल दें। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल दें और 1 चम्मच जो है वो कश्मीरी मिर्च डाल दें। हाँ जी, डन। हाँ जी। देखिए ये बहुत स्पाइसी डिश नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात रिमेंबर ये करनी हो। कश्मीरी खाने में बहुत मिर्चें नहीं डलती। हाँ जो जी। लाल मिर्च भी उनकी होती है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती, वो बहुत हाँ जी, हल्की सी होती है। हल्की सी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में क्या कर जी, रहे हैं? हमने इसमें दाल डाली है अपनी चने की, और 3 कप चने की दाल है और 1 कप मूंग मसूर की दाल है। ठीक है जी, इसको है। हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, हल्दी डाली और नमक डाल के इसको हमने बॉईल किया है। अब 10 मिनट्स के लिए हमने इसको प्रेशर दिया था। अब इसको हम खोलेंगे और इससे घोट लेंगे हम दाल को अपनी, कि हमारी ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। अच्छा, मैं अब टमाटर भी हाँ जी, डाल डाल दें। क्योंकि हमने टमाटर को कुक भी करना है। हाँ जी। तो इस वजह से मसाला हमारा थोड़ा सा उसके अंदर इम्पोर्टेंट था, उसको भूनना, जी ताकि वो जो हल्दी वगैरह थोड़ी सी वो टोस्ट हो जाए। जी, वो टोस्टेड फ्लेवर फिर अपना ही एक मुख्तलिफ किस्म हाँ की जी। फील देता है। और ये हमने अब इसके अंदर डाल दिया और इसे कुक कर दिया। ये आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। देखिए हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा वो टेस्ट अपने मुंह में अच्छा लगता है, टमाटर की थोड़ी थोड़ी बाइट, कुछ लोगों को नहीं लगता। जी, बिल्कुल। सो आप पे डिपेंड करता है। बेसिक रेसिपी यही है, थोड़ा सा आपने उसको ऑल्टर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी। और इसको खाएंगे किस चीज़ के साथ? हम इसको बॉयल राइस के साथ सर्व करेंगे, साथ हम कचूमर सैलेड और साथ हम मिंट रायता, मिंट चटनी। मैंने आपसे एक सवाल किया था, जी। एक बात आपको गई थी बड़ा अर्सा पहले, कि पानी जरूर रखा करें अपने पास किचन में। हाँ जी, पानी में रखती होती हूँ। चलो कहाँ है आपका पानी? देखिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है शेफ नूर। हाँ जी। आप किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं। हैं। कराची में बाय द वे हीट वेव के इतने ज़्यादा हम वो पढ़ रहे हैं, चीज़ें जो आ रही हैं, जी। और वेदर के हिसाब से कराची में और पूरे पाकिस्तान में बड़ी बुरी हीट वेव आज से शुरू हो रही है। बिल्कुल। तो प्लीज़, लोग कहते हैं ना मैं तो कहीं नहीं गई, पता नहीं मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। मेरे घर में 2 बच्चियाँ जो काम करती हैं, कल मैंने उनको ORS पिलाया और उनको थोड़ा सा वो मैंने कहा कि लेट जाओ, रेस्ट करो। क्यों? गर्मी है। आप घर के अंदर भी जब काम कर रहे होते हैं शेफ नूर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि पानी को प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करें। और गर्मियों में स्पेशली बच्चों को भी हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जी। हीट स्ट्रोक आपको पता है एक बड़ी सीरियस चीज़ होती है, और अगर मतलब बिगड़ जाए तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आप गर्मियों में अपनी बेटी को कैसे ऑक्यूपाइड रखती थी? मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड, हम गुजरावाला में थे तो उसको स्विमिंग में हमने डाल दिया था, स्विमिंग में ना, और क्या कहते हैं वो, और एक उसका वो क्लब था जहाँ पे वो बच्चों की गेम्स वगैरह होती हैं, जब छोटी थी वो, तो उसको वहाँ डाल देते थे ताकि ये बिज़ी रहे ना कुछ करती रहे। सही। और फिर शाम को जो था वो क्या कहते हैं अपनी फ्रेंड के साथ साइकिलिंग, और उन्होंने गेम्स खेलनी पार्क में, बहुत बड़ा पार्क था वहाँ पे गुजरावाला कैंट में, तो इस तरह रखते थे। और अभी भी जो है वो कह रही थी कि अभी उसकी छुट्टियां हो गई हैं, तो हम कह रहे थे कि एग्ज़ाम से दे तो हम इसको जिम ज्वाइन करा देते हैं। भाई जिम ज्वाइन कर लो, कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। देखो अब हो सकता है कि आपकी बेटी को फॉर एग्जांपल कुकिंग का ना शौक हो, उसको नहीं इंटरेस्ट, वो नहीं करना चाहती, कोई ऐसी एक्टिविटी जो वो बेशक घर से बाहर ही करे, कोई लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दे।
1000 ऐसे तरीके हैं वैसे कि वो आप- कुछ ना अपना वो करती रहती है, जैसे आप वो बता रही थी ना कि दिमाग से निकल के अभी अब बात कर रही थी, तो वो खुद ब खुद ना काफ़ी Courses चीज़ें, वगैरह। हाँ जी, वो जो है मेरी अब जी जेठानी है, उनकी बेटी वो अभी समर में कुरान क्लास कराएंगी, तो साथ इसको भी ना बीच में ऐड कर लेती हैं। अच्छा समझ हाँ आ गई। जी। तो जैसे वो कुरान क्लास भी ले ले, साथ में वो कोई एक ऐसी चीज कर ले क्रिएटिव किस्म की, जी। सिंगिंग, डांस, एनीथिंग। जी जी। शौकिया कोई इंस्ट्रूमेंट सीख ले, गिटार वो बजाना सीख ले। पेंटिंग, उसको बहुत शौक है, पेंटिंग भी करती रहती है उसको वो आर्ट अपनी। हाँ क्लासेस जी, में डाल दें। हाँ जी, 3 वो खुद months बड़े के लिए। अच्छे बनाती है, बहुत ही खुद ही वो उसको आई नो जान, हाँ। लेकिन खुद अच्छी बनाती है, बट आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन जब सीख के बंदा कोई चीज करता है तो ज्यादा उसमें होता है। हमने कहा एग्जाम से लेना, फिर उसके बाद हम इसको कराते हैं। तो वही तो बात है ना व्यूअर्स, आपस में पेरेंट्स की ये स्ट्रेस चलती रहती है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो सोचते ही रहते हैं जी, और और टाइम गर्मियां गुजर खत्म हो जाता है। जाती हाँ हैं। जी, टाइम खत्म हो सो जाता है। सब चीज़ों को टाइमली करें ताकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में आपको वो सूढ़ी ना पड़ी हो कि अब मैं क्या करूं। लेकिन आपसे ये कह रही है कि बच्चे जो है ना वो स्क्रीन टाइम, और माएँ भी कहती हैं बिज़ी हैं तो चलें बिज़ी रहें और हम जो है अपना काम करते रहें, लेकिन बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में जो है वो डालना जान, चाहिए। इन डिवाइसेस का जो पर्पस था उस पर्पस से इनको यूज़ किया जाए, हाँ जी। वेलियाँ खाने के लिए और दिमाग की दही निकालने के लिए और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के को क्रिएट हाँ करने जी। से बेहतर है कि बंदा कुछ ना कुछ कर ले रहना कोई चाहिए। बेहतर चीज़ हाँ करे। जी। तो हम ऐसा करेंगे कि ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपने तो ऑब्वियसली अपना काम मुकम्मल कर ही लेना है। जी। मेन चीज़ें ये थी। हाँ अब जी। इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे प्रेशर कुकर को खोल के, एंड देन हम चले जाएंगे टूवर्ड्स बल्कि हम तो ब्रेक की तरफ ही चलते हैं, ये मामला चलते रहेंगे। ये भी आपका काम चल ही रहा होगा। नहीं, मैं इसको चेक करूंगी अभी। अच्छा, आप हो करेंगे? गया, मेरा ख्याल है हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, हो गया, मेरा चलिए, ख्याल तो है, फिर हो मैं गया। ऐसे करती हूँ कि ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। पाकिस्तान में हम लोग रहते मतलब जो एरिया है हमारा उसको कहा जाता है स्टोन बेल्ट, यानी कि यहाँ पे पथरी होने के ज़्यादा चांसेस होते जी। हैं लोगों को। तो इसे अवॉइड कैसे करें, इतना ज़्यादा यहाँ पे जो हो रहा है उसके रीजंस क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने हल्का सा किचन में इस बात को टच अपॉन किया कि गुर्दों की पथरी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि स्टोन बेल्ट कहा जाता है पाकिस्तान को, स्पेशली कहते हैं कि सिंध साइड पे। इससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेनी है। और व्यूअर्स, हर दूसरे बंदे को आजकल गुर्दे में पथरी है, और मर्दों में बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। और फिर ऐसे भी केसेस सुने हैं कि भी उसका जो लेफ्ट गुर्दा है या राइट गुर्दा है वो रिमूव ही करना पड़ गया। हम तो बचपन में ये सुनते थे कि हो जाती है पथरी, फिर निकल भी जाती है, तो ये इतनी क्या डेंजरस चीज़ है। सो आज हमारे साथ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर्जन है डॉक्टर रिजवान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। असल में ब्रेक में भी सलाम हो जाता है ना, तो बंदा क्या फिर मैंने क्यों सलाम कह रही है, आपको पता है ना इस तरह के मामला चलते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले किडनी स्टोन, किसी भी ऑर्गन में पत्थर का क्या काम है? स्टोन हुआ पत्थर या रोड़ा, किडनी स्टोन आखिर चीज़ क्या है? जी सबसे पहले मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया। मोस्ट वेलकम डॉक्टर। आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं चीज़ें जो है इनको एलेबोरेट थोड़ा सा कर सकूं, जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर सकें। सो सिंस दिस इज़ अ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, बिल्कुल। तो किडनी स्टोन्स जो है ये बेसिकली एक एबनॉर्मेलिटी है जो कि किडनी के अंदर पैदा होती है कई वजूहात की वजह से। आम तौर पे जब आप किसी कॉमन मैन से पूछते हैं कि किडनी की क्या वजूहत है, तो ज़्यादातर का जो फीडबैक होता है वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब असी साग भी नहीं खाता, टमाटर भी नहीं खाया, पालक भी नहीं खाया, चावल भी नहीं खाए, फिर भी हमें पथरी बन गई है, हमें बताएं इसकी क्या वजह है। स्वीट। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न क्या है? इसके अंदर एक तो ये है कि डॉक्टर साहब, यहाँ ये पर क्योंकि पथरी जो है ये अवेयरनेस, किस मटेरियल की होती है, ये बनी किस चीज़ की होती है? देखिए, अगर जिस्म के अंदर ये एक चीज़ बन रही है या जिस्म में से ही वो कुछ खराबी क्योंकि देखिए पत्थर तो कोई नहीं, छोटे बच्चे कभी कभी करते हैं बेवकूफ़ वाली हरकतें, बट हम लोग को पत्थर तो नहीं निगल जाते ना कि वो गुर्दे में जाके अड़ गया। तो वो बना किस चीज़ का होता है? जी मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, sorry। इसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो सारी खुराक की आपको बंदिशें ये जो बता रहे होते हैं, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ रीज़न है जिसकी वजह से पथरियाँ गुर्दे में बनती हैं। ये बनती क्यों हैं कि जब कंसनट्रेटेड यूरिन आपका बनता है, बहुत गाढ़ा पेशाब बनता है,
उसके अंदर जो आपके नॉर्मली जो केमिकल्स गुर्दे से निकल रहे होते हैं, फिल्टर हो रहे होते हैं, वो क्योंकि इतना गाढ़ा हो जाता है यूरिन कि वो आपस में क्रिस्टलाइज होके वो स्टोन फॉर्मेशन की फॉर्म में बन जाते हैं। एक सवाल सिंपल सा आपसे पूछूंगी, उसके बाद हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि अगर पेशाब गाढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप पानी नहीं पी रहे। जी एग्जैक्टली। अगर तो पानी पीना 8 से 10 गिलास, जो हम पिछले 16 साल से पिट रहे हैं इस प्रोग्राम पे, जो बंदा बेसिकली 8 से 10 गिलास पानी रेगुलर पिएगा, बहुत कम चांस है इसको पथरी हो। जी एग्जैक्टली Right? आपको डेली 2 से 3 लीटर आपको यूरिन आना चाहिए, यूरिन क्लियर होना चाहिए। आप जरा ये सुने शेफ नूर, जो पानी नहीं पीती, सॉरी डॉक्टर साहब, आपको पता है हम सबको इन्वॉल्व करते हैं इसमें। यूरिन क्लियर होना चाहिए, यूरिन में स्मेल नहीं होनी चाहिए, खुल के यूरिन आना चाहिए, और 2 से 3 लीटर यूरिन आपको कम से कम जो है ना डेली पास करना चाहिए। 2 से 3 लीटर। आप कितना पानी पीती हैं दिन में? झूठ नहीं बोलना शेफ नहीं, नूर। मैं पानी अभी किचन में मैंने नहीं पिया, लेकिन मैं जब घर में होती हूँ ना तो किचन में डिस्पेंसर होता है, मैं बहुत पानी पीती हूँ। कभी मैं नींबू पानी बना के पी रही हूँ, कभी मैं चिया सीड डाल के पानी पी रही हूँ, कभी मैं लस्सी बनाती हूँ। मैं कल घर पे थी, मैंने बहुत पानी पिया और मैं इतना पानी पीती हूँ मेरा पेट फूल जाता है। ओके हाँ जी डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली जी। फ्लूइड जो है एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पर डे आपको फ्लूइड कंज्यूम करना है। वो भी डिपेंडिंग, आपने अभी बात की है स्टोन बेल्ट की। हाँ जी, स्टोन बेल्ट जो है वो बेसिकली मुल्तान से सक्कर तक का एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्लूइड इनटेक कम होती है, उससे कंसनट्रेटेड गाढ़ा यूरिन बनता है। और यानी जितना कि गाढ़ा हो, स्टोन बेल्ट का मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम जी। पानी नहीं पी रहे और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और बनता है। बट अल्टीमेटली वही वाली बात, अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली कोई ऐसे डॉक्टर भी आए जिन्होंने ये प्रूव, मेरी जो बात में डॉक्टर साहब आई कांट टेल यू मुझे कितनी खुशी हुई है आपकी इस बात से। आई डिडंट रियलाइज जब तक आपने यूरिन गाढ़े होने की बात नहीं की। मैं 16 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ ये। जी एग्जैक्टली जी, दिस इज़ द मोस्ट सिंगल इफेक्टिव पार्ट। और इवन ये जो आप डाइट का हम बताते हैं उसका भी इतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक का है। जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, ये जनरली रिसर्चली प्रूवन बात है कि उनके अंदर 40% स्टोन रिकरेंसी यानी दोबारा स्टोन का होना कम हो जाता है। यानी 100 में से 40 मरीज़ जो हैं, अगर वो पानी इनटेक ज़्यादा करते हैं, एक दफ़ा स्टोन बना है तो उनमें दोबारा स्टोन बनने के चांसेस 40 मरीज पेशेंट्स में नहीं बनते हैं। और जिनमें दोबारा बन भी जाते हैं उनमें फिर देखना पड़ता है कि क्या वजूहात हैं। आया कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जैसे कोई नाली का तंग हो जाना, एग्जैक्टली कोई नाली का तंग हो जाना या मसाने का काम ना करना, जिसको फ्लैसिड ब्लैडर कहते हैं। कुछ लोगों का यूरिन वापस जा रहा होता है, रिफ्लक्स हो जाता है, स्टेसिस हो जाती है, रुकावट हो जाती है, उनमें भी वो चीज़ें फिर आ जाती हैं। अदरवाइज वाटर इनटेक इज़ द सिंगल मोस्ट जो है ना इफेक्टिव पार्ट। और इसको लेने के लिए जो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, स्टोन फॉर्मर्स को, दैट इज़ कि आप डेली जो है जब सुबह उठें, सुबह उठते वक्त एक बड़ा चंक ऑफ ग्लास ऑफ वाटर लें। जब अपने काम पे जाएं एक बड़ा ग्लास ऑफ वाटर आप लें। जब आप वॉशरूम के लिए जाएं बड़ा ग्लास ऑफ वाटर लें। अदरवाइज एवरी आवरली सिंगल ग्लास ऑफ वाटर, स्मॉल हो जाए मीडियम हो जाए, वो आप ग्लास ऑफ वाटर लें। अच्छा, अभी आप प्रिवेंशन की बात करें, मैं वापस एक चीज़ की तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे सिचुएशन, मैं तो पानी पे ही फंस गई ना एक्साइटमेंट के मारे। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब यूरिन हो गया गाढ़ा, जिस्म के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, लेकिन हमारे अल्फाज में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, यूरिन गाढ़ा हो गया, अब वो पत्थर में कैसे बना? थोड़ी सी इसकी हम मुझे कहते हैं ना साइंस भी समझें। जी मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लें कि एक रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़े के अंदर आप एक ग्लास ऑफ वाटर डाल दें एंड यू विल फील कि काफ़ी आपको मीठा फील होगा। अब वही जो रूह अफ़ज़ा है उतने हाँ वही रूह अफ़ज़े के अंदर, आई एम सॉरी मैं रूह अफ़ज़े का नाम ले रहा हूँ क्योंकि बचपन से वही सुनते आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट वी विल नॉट टेक अ ब्रांड नेम बिकॉज़ वो फिर हमारे ऊपर केस हो जाएगा। एक लाल शरबत है जी, उस लाल शरबत में एक गिलास हमने पानी डाला है। अब उतने ही लाल शरबत के अंदर आप एक जग पानी डाल लें तो उतना मीठा नहीं रहेगा। वो क्यों इतना मीठा नहीं रहेगा? क्योंकि जो ज़र्रात हैं चीनी के, जो लाल शरबत के ज़र्रात है वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी आप उसको हीट करेंगे, जब गर्म करेंगे पानी उड़ना शुरू होगा तो वही क्रिस्टल्स चीनी के रह जाएंगे। और वो तो किडनी के अंदर भी आप समझिए यही प्रोसेस है कि जब आप पानी कम पीते हैं, जितना कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है उतनी क्रिस्टलाइजेशन आप समझिए ज़्यादा होती है। और वो वंस वो क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होती है तो वो स्टोन की फॉर्म में वो ग्रो भी करता है और वो बढ़ता है फिर।
बिल्कुल रिकरेंस भी सही। होती है। इसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में नमक वाला पानी आप 2 चम्मच पानी में दो चम्मच नमक डाल दें 1 गिलास पानी में भी, आप उस पानी को चूल्हे पे रखते हो उबलने के लिए, आप उसको उबालेंगे, जब वो ड्रेन आउट हो जाएगा तो नीचे सिर्फ वो नमक रह जाएगा। इट्स द सेम थिंग, इवन दो वो नमक घुल गया था उसमें, ये उसी तरह एनालॉजी जिस तरह आप इसको लाल बिल्कुल यू कैन सो अंडरस्टैंड, ये वही वाली चीज़ हो गई, ये आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे मिलती जुलती है नॉलेज। बिल्कुल वही वाली चीज़ समझ आ गई। फिर ये जो बन जाती हैं चीज़ें, ये मसला फिर कैसे डालती हैं, ये कहाँ फंसती हैं, कहाँ अड़ती हैं? कुछ लोगों को खून आता है, कुछ लोग अपनी कब्र पर, मैंने देखा हुआ डॉक्टर साहब, मैं SIUT के मैं 2-3 दफ़ा विजिट्स कर चुकी हूँ कराची में, उफ लोगों की कभी कभी चीखों की आवाज़ आती थी और पता चलता था इनको सिर्फ पथरी है, इनका कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं। मैं कहती हूँ कैंसर वाला चीख नहीं रहा, जिसको पथरी है वो चीख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि वो लकी लोग होते हैं जिनको पेन होती है और वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास रुजू कर लेते हैं और अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे जो ये पेरिफेरीज हैं देहात वगैरह में, जब पेशेंट को पेन होती है आमतौर पर वो जाते हैं किसी, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे हुक्मा हज़रात के पास या क्वैक्स के पास, वो उनको पेन किलर ड्रिपों और हकीमों फक्कियों के ऊपर लगा देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे उनकी पेन सप्रेस हो जाती है और उनको पता ही नहीं लगता कि किडनी ब्लॉक था, उनको पता ही नहीं लगता कि किडनी डैमेज हो रहा है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम जो है किडनी अगर ज़्यादा देर ब्लॉक रहे तो वो डैमेज हो जाता है और फिर काम करना भी छोड़ देता है और डॉक्टर साहब। गुर्दे का टिश्यू जितना डैमेज हो जाए वो वापस नहीं आता, इसलिए बड़ा क्रिटिकल वाइटल पार्ट है। तो वो पेशेंट बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं जो कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते और हकीमों की दवाइयाँ खा के इवेंचुअली जब रीनल फेलियर में चले जाते हैं, फिर वो अल्लाह रहम करे डायलिसिस और इस तरफ जाके फॉल आउट करते हैं और फिर किसी डॉक्टर के पास चले भी जाएँ तो वो कहते हैं ये डॉक्टर की दवाई से यदि वजह तो मसला है। असल में डॉक्टर साहब पता है लोग हकीम के पास इसलिए जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कोई ऑपरेशन नहीं करते। हमारे लोगों को, सब लोगों को ही सबसे ज़्यादा खौफ एक ही बात से आता है कि यार ऑपरेशन हो जाएगा या कोई महंगा बहुत होगा, ये वाली चीज़ें घबरा दे इससे परेशान करती हैं इंसान को। तो इसका भी हल हम अभी ब्रेक के बाद देंगे। हम ब्रेक में जाएंगे, हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, आप कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर्जन हैं, तो यूरोलॉजिस्ट भी हैं और सर्जन भी हैं, यानी कि मसला क्या है और फिर उस मसले को ठीक भी वो सर्जिकली भी करना हो तो करते हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान हुसैन से बेहतर हमें कोई नहीं गाइड कर सकता ब्रेक के बाद कि चलें किडनी स्टोन हो गया, अब क्या क्या तरीके हैं उस स्टोन को निकालने के, और अगर बड़ा भी स्टोन नॉर्मल तरीके से नहीं निकल रहा तो अगर ऑपरेशन भी होता है तो वो कितना को सीरियस होता है, क्योंकि ना इलाज कराए तो डॉक्टर साहब ने बता दिया मौत भी वाक़ई हो सकती है। सो ब्रेक के बाद अब इस हल की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर रिजवान हुसैन हमारे साथ है, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर्जन, ब्रिलियंट पर्सनालिटी। और डॉक्टर साहब हमने चले ये इस्टेब्लिश कर लिया कि भाई गुर्दों में पथरी हो तो इलाज ज़रूर कराना है या तशखीस ज़रूर करानी है, लेकिन इलाज तशखीस के बगैर नहीं हो सकता जी। तो अब कुछ मसला है, तकलीफ़ है या अलामात क्या हैं ताकि उनके बेस पे बंदा डॉक्टर के पास जाए या फिर उन इलामात के बेस पे कौन से टेस्ट कराए, ये बताइए। जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने इग्नोर नहीं करनी वो ये है कि जब आपको पेन हो अपने पेट के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, या वो दर्द आपके नीचे मसाने की तरफ ट्रैवल करे, तो उसको आपने बिल्कुल कैजुअल नहीं लेना। उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड जो कि सादा सा टेस्ट है, मेरा ख्याल अब ऑलमोस्ट हर जगह पर हो जाता है, और एक सादा एक्सरे गुर्दे का। ये दो टेस्ट किसी भी जगह से आसानी से हो सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं या लोग उस तरफ जाने नहीं देते, ये हकीम हैं वो दवाइयों वगैरह पे लगा के सप्रेस कर देते हैं वक्ती तौर पे पेन, और बाद में वो जो मसले हैं इतने बढ़ जाते हैं कि वो फिर समझ नहीं लगती। तो एक सादा अल्ट्रासाउंड गुर्दे का और एक एक्सरे। डॉक्टर साहब मैंने आपको ब्रेक में अपनी एक पर्सनल चीज़ शेयर की, जो आपको मैं डिटेल में कभी भी नहीं ये बात शेयर करती, लेकिन मेरे बेटे हमजा का भी लेफ़्ट किडनी की सर्जरी हुई थी वही SIUT में, जो मैंने आपको पूरी दास्तान बताई। जी बिल्कुल। पता कैसे चला व्यूअर्स, हमजा के पेट में दर्द थी, एक दफ़ा हुई, फिर जब उसको दवाइयाँ शवाइयाँ डॉक्टर ने एंटीबायोटिक वगैरह सारा कुछ दिया कि इसको गैस्ट्रोएंटाइटिस है, सेकंड टाइम फिर उन्होंने दवाइयाँ दी, पता नहीं क्या मुझे सूझी व्यूअर्स। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे काम करती हूँ एज मॉर्निंग शो होस्ट।
आप जैसे भले डॉक्टर्स टकरते रहते थे, तो पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि यार इसके पेट के एरिया का ना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। मैं गई अल्ट्रासाउंड कर, डॉक्टर को मुझे बंदा कह के जी आपको किसने रेफर किया? मैंने कहा जी बच्चे को तकलीफ बहुत हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर ने किसने रेफर किया? मैंने कहा जी आप कर लें अल्ट्रासाउंड। बड़ा आर्ग्यू करने के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कर दिया और डॉक्टर साहब दोनों गुर्दों में इशू निकला। ना कराते चेक तो उस 9 साल के बच्चे का क्या होता? एग्जैक्टली किडनीज आपके फंक्शनलेस हो सकते थे ओवर टाइम अगर उसको ना ऑपरेट करते। और इसीलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एज एन एंकर आज ये बात डॉक्टर साहब से नहीं कर रही, एक माँ होने के नाते आज डॉक्टर साहब को स्पेशली रिक्वेस्ट किया और एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो बड़ी रिलेटेबल बातें करते हैं और जो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे नहीं लगता कि जैसे आपको डराया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। डॉक्टर साहब चले, अल्ट्रासाउंड करा लिया, फिर क्या होगा उसके बाद? अच्छा, अब मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अगर किसी को स्टोन हो जाए तो एक ये बड़ा डिलेमा है कि इसको कैसे डील करना। नहीं, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, उसने कहा कि जी पथरी है, अब बंदा जाए किसके पास? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वन बाय वन बताएं मुझे। मैं वही बताने लगा हूँ। अब देखें, इसमें डिलेमा ये है कि अब आपने जब ढूंढ लिया है कि एक स्टोन है, अब आपने ये देखना है कि किस जगह पर स्टोन है, गुर्दे की क्या कंडीशन है और अब उसका हमने करना क्या है। अब अगर तो गुर्दा ख़त्म हो गया हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि किसी बंदे का स्टोन है, उसने वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया और गुर्दे का फंक्शन ही ख़त्म हो गया हुआ, अब उसको ऑपरेशन करना या उसके साथ कोई वो करना, उसका फिर मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी गुर्दा ख़त्म हो गया, फिर गुर्दा निकलता ही है। तो एक तो गुर्दे का फंक्शन इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी होता है कि गुर्दे में जान है या नहीं है। ये पहली चीज़ आप इसको समझ लें। दूसरी चीज़ आ गई कि साइज़ और लोकेशन। अगर तो स्टोन 4 mm या 5 mm तक हो तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली पास हो सकता है अगर वो गुर्दे की नाली में है तो। अब उस दिन वो पेशेंट किसी हकीम साहब के पास चला जाए, होम्योपैथिक के कतरे पी ले, बाबा जी से दम करवा ले, तवीज़ करवा ले, रक्शे पे बैठ जाए, टांगे ऊपर कर ले, वो जितनी आप कहानियाँ सुनेंगे वो सुनते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका यूरोप में यही स्टोन्स जो हैं 90% ऑफ पेशेंट्स में खुद ही निकल जाता है। जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये ऐसे हैं कि यहाँ पर ये सारे लोग, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इस चीज़ को कैश करते हैं। वही तो मैंने कहा ना कि किसके पास जाएं, तो आप फॉरेन व्यूअर्स किसी यूरोलॉजिस्ट से राब्ता करें। अगर बच्चे का केस है तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट के पास, मतलब 16 साल की उम्र तक, राइट डॉक्टर साहब? 16 साल तक आप पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, यानी कि जो बच्चों का, बिकॉज साइजेस फर्क होते हैं, उनको मैनेज करना भी फर्क होता है, राइट डॉक्टर साहब? 13 ईयर्स के बाद आप एडल्ट 13 ईयर्स के बाद आप एडल्ट के पास जाते हैं। अच्छा, उनके पास जाएं, यूरोलॉजिस्ट से फिर पूछें। डॉक्टर साहब ने कितनी प्यारी बात की, हो सकता है वो नेचुरली निकल जाए, वो आपको शायद कोई मेडिसिन या कोई सिंपल सी चीज़ बताए। आप चले गए गलत बंदे के पास, अब वो गुर्दा छोटा सा था, अब वो गुर्दा के वो पत्थरी छोटी सी थी, उधर आपने फनकारियाँ की, मजीद इसको डिले किया, वो बड़ा होता गया, अब वो निकलने जोगा भी नहीं है, इलाज भी आपने अपना ख़राब कर दिया। अब आप डॉक्टर के पास पहुँचे कि या आपका गुर्दा ख़राब हो चुका होगा, या फिर क्या करना पड़ेगा? जी, यही है कि अब इसके बाद इससे नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि जैसे जैसे स्टोन का साइज़ बढ़ता जाता है, फिर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन यानी खुद ब खुद स्टोन के निकलने का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो कम होते जाते हैं, तो बड़ा हो जाता है ना, कैसे बड़े होते निकलेगा? जाते हैं। फिर उसके अंदर आपको नेक्स्ट मूव ऑन करना पड़ता है। उसके अंदर फिर एक चीज़ आती है कि ज़रूरी नहीं कि आप ऑपरेशन की तरफ ही जाएँ। एक अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, न्यू तो नहीं है, अब लास्ट 30-40 ईयर से 83 में इंट्रोड्यूस हुई थी लिथोट्रिप्सी। और ये लिथोट्रिप्सी, इसको लेज़र हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो आम ज़ुबान है, लेकिन ये लेज़र या शुआएँ वो वाली शुआएँ नहीं है जो कैंसर की रसोली जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बाल गिर जाते हैं, वज़न कम हो जाता है। ये वो नहीं है, ये आवाज़ की लहरें होती हैं, अकूस्टिक जो है ना, ये साउंड वेव्स होती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड की तरह होती हैं, हार्मलेस होती हैं, और ये स्टोन को उसी जगह शैटर कर जाती हैं, उधर ही तोड़ देती है। तो होता ही है कि जो पहले छोटा था और वो उसी तरह निकल जाता, अब वो बड़ा हो गया, अब वो तोड़ दिया तो वो उसके जर्रे छोटे हो गए तो वो निकल आए। अच्छा डॉक्टर साहब, और अपसेट होते हैं कि अगर हमने स्टोन अंदर ही किसी तरह घुला देना है, क्योंकि निकलते हुए बड़ी तकलीफ होती है। मैं वही बता रहा हूँ कि इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, कमर पे कोई टीका नहीं लगता, जिल्द के ऊपर से ही आपके स्टोन टूट जाते हैं बगैर किसी एनेस्थीसिया के। घंटे में पेशेंट घर चला जाता है और स्टोन जो है उसकी एक्सपल्शन स्पॉन्टेनियस हो। दूसरी बात कि भी वो रास्ते में फंस ना जाए, लेकिन उसको तोड़ते हैं जब स्टोन को, तो अगर वो 2 से 3 पीसेस भी हो जाए तो वो निकलने जोगा हो जाता है, निकल जाते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े स्टोन हो जाते हैं, फिर आपके फंसने का चांस हो सकता है। उसके अंदर फिर इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ जाते हैं। वो इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब कि जिसके अंदर कैमरे से आप जाके उसको RIRS हम बोलते हैं अपनी डॉक्टर की ज़ुबान में,
उसके अंदर हम कैमरा डाल के स्टोन को नाली के अंदर या गुर्दे के अंदर जाके भी उसको हम कैमरे से तोड़ सकते हैं। इसके अंदर बेहोशी देनी पड़ती है और वो सारी चीज़ें हैं। बात तो फिर वहीं पे शुरू और खत्म हो जाती है ना डॉक्टर साहब कि अगर शुरू में ही करा लो तो हमें ये गुफ्तगू ही नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। बाहर की दुनिया में बड़ा कम सुनते हैं कि कोई जाके प्रोसीजर करवा रहा है अपना किडनी स्टोन निकलवाने का। ज्यादातर लोग जैसे ही फील करते हैं कुछ ऊंच नीच। अच्छा, यूरिन में खून क्यों आता है डॉक्टर साहब? जी, ये बेसिकली जो स्टोन है ये अपनी जगह पर रह के वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है आरबीसीज में। तो ये बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से जो है ना इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो डॉक्टर साहब फिर अल्टीमेटली एज अ डॉक्टर अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई इस किस्म की कंडीशन होती तो आप फिर किस स्टेज पे क्या करते? मुझे उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दें। जी, इसके अंदर आप देखें, अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपनी तशख़ीस जो है उसको बिल्कुल भी कैजुअल ना लें। बिल्कुल प्रॉपर इसका एक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एक यूरिन एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। ये करवा के बेसिक डायग्नोसिस बनाएं। और अगर आप किसी शहर में हैं तो एक सीटी स्कैन प्लेन KUB, ये गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं कि जो सारी दुनिया के अंदर सीटी स्कैन करवाते हैं, वो करवा के आपको एग्जैक्ट डायनामिक्स पता चल जाती हैं कि भी गुर्दे में कितना ब्लॉक है, कितना उसका गोश्त रह गया है, स्टोन किस जगह पर है, कितना ब्लॉक किया हुआ है और उसकी क्या हमने प्रोसीजर उसको करना है। बिल्कुल। तो आप तशख़ीस करवाएं और उसके बाद अगर कोई छोटा स्टोन है तो उसमें हम खुद ही रिकमेंड कर देते हैं पेशेंट्स को कि पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लें। उसमें ज़्यादा यूरिन बनेगा, चांसेस हैं कि वो स्टोन खुद ब खुद एक्सपेल हो जाए। ठीक है, यानी कि सिर्फ पानी पी के आप अपना मसला हल कर सकते हैं। आपको किसी बंदे ने सिर्फ ये बात बतानी है, लेकिन आपने उसके पास नहीं जाना जो आपको बड़े सिंपल और बड़े आसान अंदाज में थोड़ी सी मॉनिटरिंग करेंगे, इंशाल्लाह निकल गया, नहीं निकला तो उसका सेकंड स्टेप भी डॉक्टर साहब ने बताया, थर्ड भी बताया। लेकिन 4th 5th स्टेप पे क्यों पहुंचे? अपनी जात को क्यों तकलीफ दे? वो एक दफ़ा के डॉक्टर के विजिट के पैसे बचाने के लिए या लाइन में नहीं खड़ा होना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, इस फियर की वजह से हम अपना फिर लाखों, कभी कभी लोग करोड़ों का नुकसान, और जिस इंसान के गुर्दे फारिग हो गए उसको आप अरबों भी दे दें तो उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होगी? सो एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर साहब, आपका पैगाम स्पेशली बच्चों की बात ज़रूर कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मेरा जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कि जब किसी को स्टोन हो तो उसके कॉजेज़ जानने के लिए सबसे पहले प्रॉपरली उसको तशख़ीस करवाएं, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और यूरिन एग्जामिनेशन है। दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग पानी की मिकदार ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, नींबू डाल के पानी पी के, उनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन है वो बहुत कम हो जाती है उन मरीज़ों के बजाय जो कि पानी कम लेते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। और तीसरी ये है कि अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम का बहुत ज़्यादा फियर होता है कि कैल्शियम जनाब नहीं लेनी, इससे स्टोन बनते हैं। नॉर्मल मिकदार कैल्शियम की ज़रूर लें, 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली का ज़रूर लिया करें। उसके साथ जो है आप सोडियम की मिकदार कम लेनी है और प्रोटीन्स जो हैं उनकी मिकदार कम लेनी है। तो ये मेरा मैसेज है। इसके अंदर स्टोन रिकरेंस जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत कम हो जाएगी। और बच्चों के लिए क्योंकि उनकी एग्जर्शन ज़्यादा है, फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक। अमेजिंग। और जहाँ बच्चों की बात हो रही है और एग्जर्शन की बात हो रही है तो वो बड़े किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनकी एग्जर्शन होती है, क्योंकि आजकल तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे बस बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, सारी सारी रात जागते हैं, स्क्रीन टाइम, फिजूल चीज़ें, और फिर उनके स्केड्यूल्स भी डिस्टर्ब, रूटीन भी डिस्टर्ब, और इवेंचुअली फिर पूरा घर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए गर्मियों की छुट्टियों में जब मिडल ऑफ द समर हॉलीडेज होती हैं, सारे घर वाले सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हाय अल्लाह हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। सो डे 1 से जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी गाइड किया कि अपनी किडनीज की प्रॉपर केयर करेंगे तो आप कभी किसी प्रॉब्लम में लैंड अप नहीं करेंगे, और अगर प्रॉपर तशख़ीस कराते रहेंगे तो प्रॉब्लम के सीवियर या प्रॉब्लमैटिक होने से पहले ही आप उसको हल कर लेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सो समर हॉलीडेज अभी भी शुरू हुई हैं, अभी ही स्केड्यूल्स बना लें। इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे पास सेट पे 3 बहुत ही ब्रिलियंट प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज़ हैं, आइए उनसे मिलते हैं। साइमा नज़ीर साहिबा, इनका क्या मैं इंट्रोडक्शन करूं, शदीद दयालु औरत, प्यार करने वाली,
इंसान गलत इंट्रोडक्शन है कही। एजुकेशनिस्ट, पेरेंटिंग कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो प्यारी? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हमजा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जस्ट कंप्लीटेड हिज एग्जाम्स। ओ लेवल्स हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। जज़ाकल्लाह खैर। और आपकी जर्नी तो हमने इस शो के ऊपर फॉलो की है बहुत, एंड यस, एंड यू बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट हमारी जर्नी का। आप भी और ये व्यूअर्स भी, आई थिंक, जो आपके तवस्सुत से मुझे थोड़ा सा जानते हैं। देन वी हैव विद अस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कूल पर्सनैलिटी। हैं तो बहुत यंग, बट इन्होंने सोचा कि भाई जहाँ पे मैं अपने नेशन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एज अ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट एंड अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर, पाकिस्तान को इन्होंने बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल मास्टर इंस्ट्रक्टर हैं आप, होल्डिंग 3rd डैन ब्लैक बेल्ट फ्रॉम कोरिया, लीडिंग एंड मैनेजिंग पाकिस्तान लार्जेस्ट चेन ऑफ टाइक्वांडो एंड फिटनेस क्लब्स। एक्टिवली आजकल समर कैंप्स, फिटनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी ये डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने डिवाइस भी की हैं और कर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सुफियान इनायत हमारे साथ है। देन वी हैव विद अस अनदर प्यारी सी सहेली। हमने सोचा हम 3 खवातीन जो है ना अपने प्यारे से इस छोटे भाई को सैंडविच करके ना ज़रा सी टेंशन देंगे। डोंट वरी सुफियान, हम आपको 2 से 3 बातें कहने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हमारा भी तो दिल है ना गप्पे लगाने का। देन वी हैव द ब्यूटिफुल साहिबा अहमद। नाम ही ऐसा खूबसूरत सा है कि हम क्या करें इनका। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और जितनी प्यारी इनकी स्माइल है उससे कई गुना ज़्यादा प्यारी इनकी पर्सनैलिटी है। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। कैसी हो प्यारी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा कि हम ये बात करने के बजाय कि क्यों ज़रूरी है बच्चों का स्केड्यूल, ये बहुत बात हमने पूरे प्रोग्राम में करते रहे। मैं इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देना चाहती हूँ कि अगर हमने बच्चों को स्केड्यूल करना है गर्मियों की छुट्टियों में, 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है वो पेरेंट्स जो काम करें ना करें बट वो अफोर्ड करते हैं बच्चों को डिफरेंट जगहों में डालना। बहुत से पेरेंट्स के लिए अफोर्डिंग नहीं होता, सारा साल स्कूल की फ़ीस देनी है, गर्मियों की छुट्टियों में भी स्कूल की फ़ीस जाती है बच्चों की, आप ना दे तो अगस्त में बच्चों को वापस स्कूल में ही नहीं वो आने देते। सो द फैक्ट इज़ स्कूल की फ़ीस भी अफोर्ड करना, फिर अगर बच्चे कोई एकेडमी टाइप चीज़ वो भी करे, वो भी करना, ऊपर से समर कैंप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे दोनों ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। शुरू करते हैं साइमा जी आपसे एंड वील गो डाउन। बिल्कुल ठीक। और मैम आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकली भी हमें गाइड करना है और आपने भी सजेशंस देनी है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट हियर एज अ साइकोलॉजिस्ट, यू आर ऑल्सो हियर एज एन एजुकेटर। ठीक है, तो आप तीनों प्लीज़ दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करें। साइमा जी लेट्स स्टार्ट विद, चले अफोर्ड नहीं करते से शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर 2 माँ बाप काम कर रहे हैं वो बेचारे फीसें ही कवर कर बिल्कुल पाते हैं, ठीक। लेकिन बच्चों को भी बिजी करना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। होम बेस्ड या पैसों के बगैर वाली क्या चीज़ हो सकती है? जी मैम। सबसे पहले तो जुगन, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि समर की जो ब्रेक आती है वो वैल्यूबल है या नहीं है। तो ये वाकई एक ऐसा टाइम इज़ अ वेरी बिग रिसोर्स, तो इसको हम एज अ रिसोर्स समझ के कंसिडर करें तो आई थिंक आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। नाउ वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते डिफरेंट समर कैंप्स में जाना, अपने बच्चे को भेजना, आई थिंक हमने ये टारगेट कर लेना है जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स देख रहे हैं दुनिया में कि स्कूल्स अच्छे एकेडेमियंस कहाँ से बन रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने जब इसको स्टडी किया कि फिनलैंड के स्कूल्स कैसे चलते हैं, जापानीज स्कूल्स कैसे काम कर रहे हैं और चाइनीज़ स्कूल्स जो कि बहुत क्रैम्पिंग पे बिलीव करते हैं वो कैसे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सा मॉडल में कम अप, आई कुड प्लान अ वेरी सिंपल मॉडल, 70-20 और 10 का रूल। यानी 70, इट्स वेरी न्यू, 70% खाने का ताल्लुक है आपके वेट लॉस से, 20% एक्सरसाइज का और 10% नींद और पानी का। यस, और यू आर वेरी क्लोज एक्चुअली। 70% जो आपका रूल है वो है आपके बच्चे की वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग और उसका एक्सपीरियंसेस, उसके रिफ्लेक्शन, उसका रेस्ट टाइम और क्रिएटिविटी। 20% जो है कि वो सिर्फ पढ़ाई ना करें, कोई स्किल भी सीख रहे हैं, राइट। एंड 10% एकेडमिक सपोर्ट, बिकॉज आप माने इसको हम जितना भी कह लें कि आजकल एकेडमिक्स उतने ज़रूरी नहीं भी हैं मगर बहुत ज़रूरी हैं, आपने आगे ग्रो करना है, बट अगेन क्रैमिंग ना करें, यानी उन पर बर्डन ना डाल दें। ओके, अभी आई कम बैक टू बिकॉज हम इसको प्रॉपर्ली कवर करेंगे। देखें, बीइंग अ यंग मैन और
डेफिनेटली यंगर देन अस। Yeah. तो सुफियान मुझे ये बताइए कि जब आप छोटे होते थे, गर्मियों की छुट्टियों में जब 4 दिन या 5 दिन भी कुछ करने के लिए नहीं होता था, आप आवाज़ार होते थे? बिल्कुल मैं तो होते बहुत थे। आवाज़ार होती थी। सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। 2 किस्म की कम्युनिटीज़ हैं हमारे पास, एक अफोर्ड करने वाली हैं और एक अफोर्ड करने वाली नहीं है। इट्स फिजिकल एक्टिविटी इज़ नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी। लेकिन मेरा बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में ये है कि हम फिटनेस, अपने जिस्म की तवानाई, इन सब चीज़ों को अमीरों का वो कहते हैं, जबकि ये बात सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप बेहतर समझाएंगे जी। वी शुड नो अबाउट दैट कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अमीरों या गरीबों के लिए नहीं है। इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है। जो टाइम हम स्क्रीन टाइम पे यूटिलाइज़ करते हैं, जो टाइम हम स्लीप टाइम पे यूटिलाइज़ करते हैं, वही टाइम से हमने थोड़ा सा टाइम निकालना है और हेल्थ कॉन्शियस होना है। अपने डाइट प्लान्स करने हैं, अपनी रूटीन सेट करनी है और हम डिफरेंट पार्क्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें कोई अफोर्डेबिलिटी वाला सीन आई गेस के नहीं और है। अभी आप लोग हमें ऑप्शंस बताएंगे, जी, राइट बिल्कुल। मैम? मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि समर हॉलीडेज़ आर फॉर एवरी किड, फॉर एवरी चाइल्ड, हर स्टूडेंट के लिए। और हमें जब हम क्लास डिफरेंसेस करते हैं तो वो एक सेकंड चीज़ है। फर्स्ट चीज़ ये है कि सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। सब पेरेंट्स, मतलब ये कि जैसे कि हम अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो रीडिंग इज़ अ वेरी ब्रिलियंट ऑप्शन फॉर ऑल द किड्स। और रीडिंग सिर्फ ये नहीं, जैसे स्कूल जाते हुए वो अपनी भाई एकेडमिक लाइब्रेरियां आज भी एग्जिस्ट Exactly. करती हैं। लोग कहते हैं लाइब्रेरियाज नहीं है पाकिस्तान में, हर शहर के अंदर इवन मोबाइल लाइब्रेरीज जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बिल्कुल, कितने exactly. स्टेप्स लिए गए हैं। एग्जैक्ट। तो ये कि रीडिंग जो है वो सबसे एक ऐसी एबिलिटी और ऐसी स्किल और ऐसी एक्टिविटी है कि जो कि बच्चों के अंदर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मल्टी डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट जो बच्चों के अंदर आती है। और वो रीडिंग आप अपनी कैपेसिटी में बच्चों को, ये नहीं कि वो एकेडमिक सिलेबस और अपने उसके क्लास बुक्स तो वो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अदर देन दैट आप बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाएं, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो अफोर्डेबिलिटी पे आता है आप उन बुक शॉप्स पे लेके जाएं, उनकी चॉइसेस एक्सप्लोर करें। इट कुड बी स्टोरी बुक्स, इट कुड बी फिक्शंस, इट कुड बी साइंस बुक्स, वही बच्चों को आप बायोग्राफीज, स्टोरी दें कि जी आपने ये बुक पढ़नी है, हाँ। और इसके बाद आपने मुझे इसकी आपका खुलासा Exactly. सुनाना है, जैसे जिनको हम क्लिफ्स नोट्स कहा करते थे। Exactly. देखिए एक जिसको बुक रिपोर्ट, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और बुक रीडिंग से बच्चों की जो सबसे मेन प्रॉब्लम आजकल में जो सबसे ज़्यादा जो जिसकी रिपोर्ट मेरे तक आती है वो ये कि लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। बिल्कुल। और बुक रीडिंग Cognitive growth ही नहीं हो रही बच्चों की। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर हम बुक रीडिंग की बच्चों को आदत डालें तो उनको कंसंट्रेशन और फोकस का पैटर्न इंक्रीज होता है। जब वो व्हेन दे विल बी बैक टू स्कूल दे विल हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर फोकस एंड बिल्कुल ठीक है। कंसंट्रेशन। मैं सुफियान के आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि इधर से मुझे एक चीज़ याद आई। कुछ साल पहले मैं अपनी एक दोस्त के घर बैठी हुई थी तो वो कंप्लेन कर रही थी अपनी जो घर में काम करती है खातून, कहती तुम ही बात करो उससे। खैर मैं उनसे जाके बात की, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते बाजी नाराज़ होते ने बच्चे, आजकल गर्मी दी छुट्टियां हैगियां ने ते बच्चे घर ते फारिग ने ते मैनू बार बार नसन पैंदा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहता गर्मी लग रही होंगी है, आंदा है, छोटा है वो। मैं कहा बच्चे कितने छोटे? तो सबसे छोटा बच्चा उसका कुछ 4 के 5 साल का था। मैं कहा बाजी तुसी गर्मी दे विच मतलब कोई प्रोग्राम कोई चीज़ बच्चों का, तो हस पड़ी। कहते बाजी ये तो तुहाडे समर ये प्रोग्राम ते बच्चों दे स्केड्यूल लगा अमीरा दे शौक होंदे ने। मैंने कहा बहन आप कहीं मोहल्ले किसी इलाके में रहती हैं? कहती है जी। मैंने कहा एक प्लास्टिक का स्विमिंग पूल ले लें और उसको अपने सहन में रख लें और उसमें पानी भर लें। बिल्कुल। 2 से 3 घंटे तो बच्चों ने, वैसे भी बच्चों ने गंद को बिल्कुल। आप लेकिन बताइए कि इस अभी- किस्म की एक्टिविटी क्या गलत है? नहीं, और बिल्कुल ठीक है। 8000 उस जमाने में मेरे ख्याल से 8000 का एक बड़ा गोल पूल आया था प्लास्टिक का। मैंने खरीदा, उसके घर भिजवाया खातून के। मेरी दोस्त आगे से नाराज हुई है क्या? मैंने कहा प्लीज़ ये उसको दे दो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी उन्होंने अपने फ़ोन से उन्हीं खातून ने मुझे वॉइस नोट भेजा था उनके घर में, उनका नाम भी नहीं पता। कहती है आपी जी आपका बड़ा शुक्रिया, मैं क्या सारे मोहल्ले वाले आपको दुआएं दे रहे हैं। बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, हमें तो भूल ही गए। इतना सा पानी का खेल। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हम अपने बच्चों को मतलब जिम्स में या फिर क्लब्स में जो है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके जाते हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ वी कैन इंट्रोड्यूस एट योर होम। हम उनको बास्केटबॉल का कोई छोटा सा सेटअप लगा के दे सकते हैं घर पे, क्रिकेट नेट का कोई छोटा सा यार सेटअप लगा बैट के बॉल दे सकते कितना- हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी उनको घर पे दे सकते हैं, शॉर्ट एरिया एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जो बच्चे अपनी
इंडोर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए अपनी फिजिकल डेवलपमेंट विद मेंटल डेवलपमेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? पैसे नहीं है, क्या करें? ऑनलाइन मार्शल आर्ट्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन डिफरेंट फिजिकल वो तो आपकी एक्टिविटीज़ भी की है, क्लासेस पड़ी हुई हैं। आपने भी सिखाया हुआ है ऑनलाइन? जी बिल्कुल। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, वहाँ से देख के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई बच्चा नहीं कर सकता। जैसे भी मिस ने रीडिंग बताया, वैसे वॉचिंग भी एक एक्टिविटी है। यानी कि जिस तरह हम टीवी पे कार्टून लगा के सारा दिन देखें, कोई ना भी अफोर्ड करता हो तो अपने इसके ऊपर लगा के कर देते हैं। तो क्या ये आसान नहीं है कि ऐसे करके आपने इसको लगा दिया, इसको ऑन कर दिया, अपने 3 बच्चे लाइन में खड़े किए और चलो सारे करो? बिल्कुल। तो सारे ऐसे करो, ऐसे करो। बात ये है कि 40 मिनट की 30 मिनट की कोई वीडियो लगा दी, उनको लगा दिया। जो आपने टीवी लगा के हांडी रोटी करने के लिए जाना है और पीछे से वो पता नहीं क्या गंद बला देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं पाकिस्तानी जो उनके एज ग्रुप के भी देखने वाले नहीं है, 1000 गुना बेहतर नहीं है साइमा जी कि ऐसे कर ले? बिल्कुल, बहुत बेहतर आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। एंड सिमिलरली जुगन, अगर आप उनको कोई प्रोजेक्ट भी देना चाहें ना कि बच्चे किताबें पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हैं, साइंस के नोट्स नहीं याद करने, तो हम उनको कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज अ स्कूल हम इस तरह के होमवर्क भी दे सकते हैं, गरीब हो या घर या अमीर बच्चे हों, कि आप ग्रो योर ओन प्लांट, एक पौधा लगाएं और फिर उसका ख्याल रखें, एक पेट पाल लें छोटा सा, उसको खाना दें। वाई? बिकॉज इससे आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आ रहा है, एम्पैथी का एलिमेंट आ रहा है। सारे बच्चे मिलकर एक दिन डिनर या लंच या नाश्ता अपनी मामा के लिए खुद प्रिपेयर करें। जान, आपने जानवर की बात की, टर्की जो नहीं भी गया हुआ उन्होंने वीडियोस तो देखी होंगी। टर्की की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, घरों के अंदर लोगों ने बिल्लियां रखी हो या ना रखी हो, लेकिन इस्तांबुल में जो भी बिल्लियां घूम रही होती हैं वो किसी के घर पे के बाहर भी अपना ठिकाना बना लेती हैं। क्यों? उन्होंने छोटे से घर बनाए हुए हैं और छोटे से वो। आप क्या करें, मोहल्ले में अक्सर बिल्लियां कुत्ते घूम रहे होते हैं, कोई एक बिल्ली या कुत्ता जो है वो घर के आपके बच्चों को कहे कि भाई अब इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ उसको एक दफा वेट पे ले जाके एक टीका लगवाना है। और बहुत सी ऐसे इदारे भी हैं। तो मैं वैसे कह रही हूँ कि एक अच्छा काम भी हो गया, वो मोहल्ले का एक जानवर भी हो गया, उसके साथ आपने लाड प्यार भी किया। सारा दिन मेरे बच्चे, हमारे जो घर में कुत्ते बिल्ली उनके साथ लगे रहते हैं। ऐसे ही है अगेन ये। और देखिए, जैसे अगर बच्चों को मैथ्स पढ़ना का शौक नहीं है तो आप उनको बोल दें कि एक डिनर जो है ना उसकी फाइनेंशियल बजटिंग आपने करनी है। अब ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है कि अच्छा क्या मेन्यू होगा, कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, पूरा जो मैथ का वर्ड प्रॉब्लम जिसको किताब में देख के हमें चक्कर आ जाते हैं, आप उस बच्चे को वो प्रैक्टिकली करवा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा, एकेडमिक्स को सिर्फ आप पूरे हफ्ते में 3 से 4 घंटे दें। और रीडिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज सारे हर नोट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रीडिंग स्किल, आपके कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, आप कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ना सिर्फ बुक रिपोर्ट लिखें, बल्कि उनके बोलें कि इमेजिन करें कि अगर इस स्टोरी का विलन या हीरो आप होते तो आप स्टोरी का एंड कैसे करते हैं। अगर किसी को लिखना नहीं आता तो ड्रॉ करें, जो आपने भी पढ़ा है उसको विजुलाइज करके एक पिक्चर में डिपिक्ट करें। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैं डॉक्टर साहबा आपसे ही एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि नफ्सियाती तौर पे मैं ये उस दिन सोच रही थी, 2-3 बातें पता नहीं मेरे दिमाग में आई, तो सोचा इस टॉपिक की जब बात करेंगे तो आप एक्सपर्ट से मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं। देखिए, मैं भी जब छोटी होती थी तो जब बड़ों के साथ कहीं जाती थी तो वो आपस में बातें कर रहे होते थे और अक्सर हमें कहा जाता था कि बुत की तरह बैठ जाओ, चुप करके बैठना है, हम बड़े हैं। अगर हमें भी कोई कहीं पे लेके जाए, शौहर भी मुझे कहे कि तुमने चुप करके बैठना, तो 15 मिनट बाद मेरे दिमाग की दही निकल जाएगी। बच्चों में सेल्फ कंट्रोल कम होता है तो वो उछल कूद शुरू कर देते हैं, पंगे करते हैं, फिर माँ बाप क्या करते हैं, हाथ में डिवाइस पकड़ा देते हैं। राइट। रूटीन और स्केड्यूल, गर्मियों में बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ देना और उन्हें कहना कि अगर आप अफोर्ड करते भी हैं, खुला छोड़ देना और उनको कहना जिस टाइम सोना है सो, जिस टाइम उठना है उठो, जो आपने खाना है खाओ, जो करना है करो। और फिर जब स्कूल शुरू होता है और जब सुबह 6 बजे उठना है या फजर के टाइम उठना है तो बच्चों से उठा नहीं जाता। तो आपका इसका नफ्सियात पे क्या असर होता है कि नथिंग एंड देन पढ़ाई एंड देन नथिंग एंड देन पढ़ाई, इससे क्या होता है? बिल्कुल, इससे जो है वो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट के बजाय नेगेटिवली हम उनको दे गेट इनटू डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट एरियाज। जैसे कि हम समर वेकेशंस को सबसे पहले ख़ुद भी प्लान करें कि हमारे बच्चे की समर हॉलीडेज़ होने वाली हैं और हमने उनके लिए टाइम निकालने, हमने उनके लिए प्रॉपर
थोड़ा सा उनको कोचिंग करना है, क्योंकि हर पेरेंट एक कोच ही है बच्चों के लिए। ये नहीं कि हम खुद भी समझे कि अब हमारा भी एक छुट्टी का एक टाइम आ गया और हमने अब कोई हमारा तो जिम्मेदारी छुट्टी नहीं का लेनी। टाइम नहीं आता, बिकॉज होता है कि Exactly. इतनी मोटी थद्दी हसन की इस बार आई है, वो 9 साल का बच्चा है हॉलिडे होमवर्क की, तो पहले और हमने उसके अपने अलावा आप को- लिस्ट ऑफ बुक्स और ये वो whatever। हमने अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर करना है कि अब ये समर हॉलीडेज एक ऐसा प्राइम टाइम है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बच्चे की डिफरेंट और एरिया ऑफ डेवलपमेंट पे भी काम करें, जिसमें उनकी इमोशनल वेलबींग है, उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट। और यार कितना अच्छा टाइम है बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत Exactly. डालना। जी। भाई आप जिस भी मजहब से बिलोंग करते हैं, आप क्रिश्चियन भी हैं, तो आप बच्चों को रेगुलरली थोड़ा सा चर्च ले जाना शुरू Meditate. करें। थोड़ा सा मेरा पॉइंट ये कि हर बंदे को अगर मौका मिल रहा है और बच्चे एक्चुअली आपके हाथ में मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो या तो उसको यूटिलाइज करें ताकि Exactly. आपकी भी बॉन्डिंग बेहतर हो। Exactly. अब इसमें जैसे ये भी है कि बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सिखाना है, और वो जो कि हमें टाइम नहीं मिलता बच्चों को सिखाने का। बच्चों को ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सिखाएं, बच्चों को छोटे छोटे जैसे बेटा, हाउस चोर्स मेरा पॉइंट ये है कि मेरा बेटा फॉर एग्जांपल हमजा जब बाहर जा रहा था, आपको याद है मैंने कितना कंप्लेन की, मैं कुछ दिन पहले भी बात की है, उसको कख नहीं बनाना आता था, उसको सिर्फ स्टेक स्टू बर्गर शगर ये वो चीजें, बिल्कुल। जिस तरह बर्गर बच्चों को आते हैं, Exactly. उसको हमने जाने से पहले गर्मियों में वो पूरी गर्मियां कपड़े धोने सिखाए, कपड़ों को वॉशर ड्रायर यूज करना, क्योंकि वहाँ पे वॉशर ड्रायर होता folding है, करना। खाने बनाने सिखाए, Exactly. सफाई करनी सिखाई। Exactly. बिल्कुल। ये मैं- चीजें तो सिखाने life से ही देखिए बच्चों ये- को आएंगी। इस तरह नहीं आएंगी कि हम उनको कहें कि अच्छा अब ये इस एज में पहुंच गई, अब ये कर ले, वो कैसे कर लेगा? हमने उसको सिखाया नहीं, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग नहीं दी। और इसका टाइम ये बेस्ट टाइम है कि हम बच्चों को एक दिन में एक एक्टिविटी से सिखाएं, और मनी हैंडलिंग जैसे, और मतलब बाहर उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उनको कोई एक वीक में एक दिन कहीं बाहर लेके जाएं, वो खुद डील करें, वो खुद बात करें शॉपकीपर से। साहिबा ने तो मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई थी हमजा, उनके बेटे हमजा के साथ, और मैंने फिर वो अपने हमजा के साथ भी ट्राई की कि सुफियान ये क्या कहती थी, वो अपने बेटे को जो भी लेना होता था उसको पैसे पकड़ा देती थी और कहती थी कि बेटा यू डू इट। मैंने कहा छोटे से को किस कामों पे को 10 साल पुरानी बात, तो शी सेड चुगन सोशल डेली करेगा तो Exactly. सीखेगा ना। Exactly. सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए And जरूरी है। financial management is in itself Exactly. such a big skill. बच्चों में एकेडमिक एक्सीलेंस है, लेकिन उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स का लैक है, जो कि ये बेस्ट टाइम है सिखाने का उनको। अच्छा, आप जब कैंप्स प्रिपेयर करते हैं स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं अपने बच्चे को एथलीट बनाने के लिए, बिल्कुल। तो आप क्या गाइडेंस देंगे? आप किस किस्म के प्लान्स डिवाइस करते हैं? ये एथलीट डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट थिंग। व्हाट आई मीन इज कि बच्चों का एक इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में डेवलप करना और व्हाटएवर, क्योंकि देखिए तेरा सम स्पोर्ट्स जो आप 16 साल की उम्र पे भी अगर स्टार्ट करें तो इट्स ओके। मैं वही मिस की बात को सेकंड करता हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। अगर हम बच्चे को पॉजिटिव एक्टिविटी में यूटिलाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव एक्टिविटी साइड पे जाएगा, मूव करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वेटेज में हमारे पास नेगेटिव एनर्जी होगी, और बच्चा स्क्रीन टाइम पे आएगा, स्क्रीन टाइम पे वो चीज़ें देखेगा जो कि उसके कंटेंट, उसकी एज रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं। सो जब आप प्लान करते हैं तो वो किस किस्म का, जैसे समर कैंप है फॉर एग्जांपल 3 घंटे का आपका स्पोर्ट्स बेस, तो उसमें आप फिर क्या कराते हैं? इसमें हमने बच्चों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, हम फिजिकल कंपोनेंट्स को देखते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स जो फिजिकल फिटनेस से रेलिवेंट कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेटेड सारे हमारे फिजिकल प्लान्स, डाइट प्लान्स, सेल्फ डिफेंस प्लान्स होते हैं हमारे पास, उसमें बच्चे हमारे पास आके सेल्फ डिफेंस प्लान सीखते हैं। अब देखिए ना, सेल्फ डिफेंस कितनी अमेजिंग चीज़ है। अपनी दिफा करना हर मर्द, हर औरत को, हर ट्रांसजेंडर, हर जेंडर के बच्ची को आना चाहिए, और यंग एज पे सीख लें तो फिर गुड टच, बैड टच, ये भी सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट समझ आ जाती हैं। सो जस्ट जैसे कि बड़ी प्यारी बात है सुफियान, जस्ट टू बिकम एन एथलीट नहीं, इन जनरल इन लाइफ मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट। Yes. बिकॉज साइमा जी, हम लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, Exactly. औरतें भी फिजिकल काम करती थी, मर्द भी करते थे। Exactly. हम अब सिर्फ बैठ गए हैं, फिर हम कहते हैं हमारे जिस्म क्यों फूलते हैं, Exactly. बच्चों की सेहत क्यों खराब है। जी हाँ। एंड जुकिन, जैसे आप स्ट्रक्चर की बात कर रही थी ना, डिसिप्लिन की बात कर रही थी, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है। सेल्फ डिसिप्लिन करना अपने आप को, या आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है। वही स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे रखूँ जिसकी मैंने इनिशियली बात की थी, 70% आपने बच्चे को रेस्ट टाइम भी देना है, मेडिटेशन भी देनी है, रिफ्लेक्शन भी देना है, नेचर के साथ एक्सपोजर भी देना है, चाहे वो जानवर के थ्रू हो, चाहे वो पौधों के थ्रू हो, डिफरेंट चीज़ें, चाहे आप उनको वॉक में ले जाएं, आप बाहर के ट्रिप्स नहीं अफोर्ड कर सकते, आप गली में मॉर्निंग वॉक पे ले जाएं, दरख्तों को देखें, पेंटिंग करें, वर्कआउट एवरी मॉर्निंग टुगेदर, फिजिकल एक्टिविटी में करें, बिल्कुल बहुत अच्छी है। एंड यू नो व्हाई हमजा और मैं, हमजा 20 साल के,
माशाल्लाह। Why mother and son at this age work out together, क्योंकि वो जब भी आता है वो हमारी एक चीज बन जाती है, It's such a healthy activity. Now it's a healthy activity और हमजा के वेट इश्यूज हैं और वो स्ट्रगल करता है, मुझे यही कहता है कि मामा व्हेन आई डू इट विद यू ना, मेरी एक आदत बन जाती है, एटलीस्ट मैं यूनिवर्सिटी वापस जाके फ्यू मंथ्स तो फ्यू वीक्स मेरा एटलीस्ट रूटीन। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई 4 महीने तो सेहतमंद मैं उसको करके वापस भेजूँ ना। अब एक जवान बच्चे को मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन इसलिए इसका इस तरफ रुझान है क्योंकि हम हर चीज साथ करते थे। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ उसके लिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपकी और उसकी बॉन्डिंग हो रही है, जो आजकल हर माँ बाप को प्रॉब्लम है, मेरे साथ बैठते नहीं है, हमें टाइम नहीं देते, और बच्चों को भी पेरेंट्स से कंप्लेन है। सो माशाल्लाह, दिस इज अमेजिंग। एंड 20% जो आप अपना टाइम है ना बच्चों को बताएं कि स्ट्रक्चर ऐसे करना है, किसी भी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें, वो क्रोशिया हो सकता है। नहीं, अब मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो अफोर्ड करते हैं, तो अफोर्डेड बंदों को प्लीज बताएं, क्योंकि जैसे मैंने दोनों बच्चों को रोबोटिक्स में डाला है, वेरी गुड, और कोडिंग में, क्योंकि देखिए स्कूल में होता है, yes. डेफिनेटली होता है, लेकिन क्लासरूम एनवायरनमेंट में एज अ को करिकुलर एक्टिविटी वर्सेस फोकस के साथ हसन का बहुत इंटरेस्ट है, और हसन को देख के लास्ट ईयर नूर का भी इंटरेस्ट बना। अब वो 5.5 साल की जाती है रोबोटिक्स और कोडिंग के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है सिर्फ उसी एक स्किल पर फोकस किया जाए, 20 चीजें सीखने की बजाय एक चीज सीखें और उसमें एक्सपर्टीज हैंडल यानी कि ये कराएं, बिल्कुल होमवर्क्स कराएं और एक कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, बहुत जरूरी, क्वालिटी टाइम भी थोड़ा सा स्पेंड जरूर करें उनके साथ। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, आप अपने बच्चे के साथ खुद फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वड हैं और खुद ये चाहती हैं कि मेरा बच्चा फिट हो, और ये चीज़ें मैं पेरेंट्स के साथ, अगर मैंने एक्सरसाइज करके, मैंने अभी आपको अभी क्या बात कर रहे थे, एट दिस एज अल्लाह का शुक्र है आई हैव अ 6 पैक माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरे 3 सी सेक्शंस हो चुके हैं, और कहते हैं कि जी पेट कभी फ्लैट नहीं हो सकता, करने को इंसान अगर अपना माइंड डाले तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं अगर लिविंग प्रूफ हूँ, आपने देखा हुआ है मुझे इस साइज का, आप तीनों को जोड़ के ना मैं एक बनती थी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर एंड हसन, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। और पता है मेरा वजन क्यों बढ़ा, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी। यानी कि व्यूअर्स, बिस्तरे पे लेटना इतना नुकसानदेह है कि एक 48 किलोज की औरत जिसका 48 और 50 किलोज में वेट मेरा रहता है, वो 95 किलोज पे चली गई थी। आपको याद है, ऐसे लगता था कि जुगन ने असल जुगन को खा लिया। बट यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल अदर वुमेन। बट द पॉइंट इज, चलने फिरने से फारिग हो गई थी, कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैंने अगर अच्छी माँ बनना था तो मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना था, बहुत जरूरी, जो आपने अभी एहसास किया, आपको कुछ 1-2 साल से हुआ, जो मैं आपको 10 साल से कह रही हूँ, आपको भी पता है। मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के थ्रू, और आपने बड़ी अच्छी चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है कि जब हम बच्चों के लिए इतनी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्वालिटी टाइम एंजॉय करें, तो सबसे पहले सारे पेरेंट्स और माएँ अपनी सेहत के ऊपर क्वालिटी टाइम जरूर इन्वेस्ट करें। आपकी हेल्थ से डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना खुश। मेरी जान, मॉम्स एंड डैड्स हेल्दी होंगे, हेल्दी जिंदगी गुजारेंगे। जाए नमाज निकाल के नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो हसन और नूर दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ूंगी, ना वो देखेंगे ना उनका कोई इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सो द पॉइंट इज, क्यों हमने एक ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में व्यूअर्स बच्चों को ऐसे छोड़ना है कि उनको समझ ही ना आए वो क्या करें। एंड आई नो आप लोग कहेंगे कि हम तो अपने बच्चों के साथ ये करते हैं वो करते हैं, और 90% वो एक्टिविटीज़ ये वाली होती हैं। सीरीज़ बच्चों के साथ देखना या सीरियल देखना बच्चे के साथ एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी स्क्रीन के साथ एक्टिविटी है। बच्चे के साथ एक्टिविटी मीन्स जहाँ पे आप बच्चे के साथ या सिचुएशन के साथ ऐसे एंगेज करें कि आप सारे इन्वॉल्व हो। अब जब हमजा और मैं वर्कआउट करते हैं, ही स्पॉट्स मी, आई स्पॉट हिम, एक हमारी प्रोसेस है। जब छोटा होता था तो आई डू वो वाली एक्सरसाइज जो वो भी कर सकता था, स्किपिंग कर रही हूँ। घर में जिम क्यों अपना छोटा सा बनाया, क्योंकि सब सिंपल सी बात है, मुझे ये था कि ये मुझे करते देखेंगे तो ये भी करेंगे। उसके बावजूद हमजा का वेट बढ़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ही माइट बी ऑन द लार्जर साइड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव बच्चा है, मेरी तरह गधों की तरह काम कर लेता है। कुछ वो फिजिकली भी उसके मसाइल है। अच्छा, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम, तो एक मिनट की मैं आपको बात की माजूद मैं यहाँ पे आपकी पॉइंट से प्लीज़ ज़रूर सेकंड करना चाहूँगी कि जो आपने ये बात की ना कि बच्चा देखेगा तो वो करेगा। एग्जैक्टली, द किड्स लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। जब हम बच्चे को कर कुछ रहे हैं, रोल मॉडल कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को हम कह रहे हैं तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तो बच्चा जो देख चुका है वो रिपीट करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है, इसलिए हमने वो बिहेव करना, वो हमने जितना हम अपने नेगेटिव थॉट्स को या अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को जब हम
रिएक्टिवली जब हम लोग बच्चों के सामने शो करेंगे तो बच्चे भी वो लर्न करेंगे और बच्चे उस पे वो एंगर निकालेंगे कि जिस पे वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल और सही। वो अब मेरे पास क्योंकि ऐसे मेरी बहुत सारे जान, cases आई रियली हैव टू क्लोज द प्रोग्राम बिकॉज इट इज 11:57। आपने सुफियान जल्दी से एक बात पॉइंट आउट करनी थी, आप मुझे इशारा कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, हम अपने बच्चों को गैजेट सपोर्ट कर देते हैं, हम अपने बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ हमेशा ये कंप्लेन करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज एंगल्स नहीं देके गए तो आप कुछ भी नहीं देके गए। बिल्कुल सही आपने That is कहा। my थैंक यू सो मच गाइस, आइमा वी हैव नो टाइम बिकॉज वो एक मेरी वहाँ पे भी सही नहीं खड़ी है जो 2 घंटे से मेरे साथ है। जी जी हमारा बिल्कुल हमारा मेन्यू रेडी है। कश्मीरी दाल चावल और दाल गोश्त और बॉइल्ड राइस, कुचुमर सैलड और मिंट रायता। और मुझे लगता है आज का प्रोग्राम हमने आपकी और आपकी बेटी के लिए ही किया है। तो ये सारी बातें सुने जो आप कह रही थी ना समझ नहीं आ रही इसको क्या करूं, गो जॉइन अ जिम विथ हर। आप अफोर्ड करती हैं, हम बात करते हैं अफोर्डिंग एंड नॉन अफोर्डिंग। जिम आप और आपकी बेटी घर के पास ही गर्ल्स टाइप जिम में तो जा सकते हैं ना, उसको भी लगाएं और आप भी करें। आप कह रही थी हम उसे कहेंगे जिम ज्वाइन कराएंगे, मामा क्यों नहीं साथ ज्वाइन करेंगे? मैंने बात नहीं सुननी, बस ठीक है, अभी आपने करना है। ठीक है इंशाल्लाह। हर वक्त मुझे आके कहती चिकन वेट कैसे कम कर लेती हो। बात ये कि मियाँ के साथ एक रोमांटिक वॉक पे हर रोज शाम पे जाना वेट कम करने का तरीका नहीं है। सारी चीजें कर रही हैं और माशाल्लाह देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बट जिम अगर बेटी को ज्वाइन कराना ही है तो जब माँ भी साथ जाएगी, चाहे आप महीने के लिए भी जाएंगी, आप देखिएगा उसकी लेवल ऑफ डेडिकेशन। ये मैं आपको चैलेंज सिर्फ 1 मंथ का दे रही हूँ। नेक्स्ट मंथ आप खुद मुझे आके कहेंगे कि यार जुगन बड़ा मजा आ रहा है। डन, ऑन एयर का वादा है। डन। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज।